सुबह की नर्म सुनहरी धूप धीरे धीरे एक पुराने सुनसान गांव की एक कोठरी के अंदर जाता है। हवा में धूल के कण नाच रहे हैं। एक कोमल सादी सितार की धुन शुरू होती है। हर जिंदगी एक किताब की तरह होती है, जिसके कुछ पन्ने इतने खूबसूरत होते हैं कि हम उन्हें बार बार पलटते रह जाते हैं, और कुछ पन्ने इतने दर्द भरे कि उन्हें छूना भी मुश्किल हो जाता है। पर क्या हो जब कोई पन्ना अधूरा रह जाए, जब एक कहानी बिना अंत के खो जाए। वर्तमान का सुमित शहर की अपनी बालकनी में खड़ा है। उसके हाथ में वही लाल स्कार्फ है। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और सवाल है। सुमित के लिए कविता बस एक प्यार का नाम नहीं थी, वो एक महक थी, बीते मौसमों की वो महक जो उसकी हर सांस में बसी थी। सुमित दादी के पुराने सुरमई डब्बे को खोलता है। पत्र निकलते हैं। सुमित शकुंतला आंटी यानी कविता की मां से मिलता है। सुमित काव्या के सामने अपना दिल खोलता है, लेकिन कुछ सवाल जवाब मांगते हैं, कुछ जख्म मरहम मांगते हैं, और कुछ यादें एक अलविदा मांगती हैं। सुमित कैरी के पेड़ के नीचे चिट्ठी दफनाता है। उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन शांति भी है। ये कहानी है एक अधूरे प्यार की, एक बिना कहे अलविदा की, और उस सफर की जहां एक इंसान ने अपने अतीत से शांति बनाकर अपने वर्तमान को जीना सीखा। फाइनल सीन, सुमित और काव्या नई लाइब्रेरी की बालकनी पर खड़े हैं, हाथों में हाथ डाले। उनके सामने खिले हुए फूल हैं। सुमित मुस्कुराता है, क्योंकि जिंदगी बीते मौसमों की महक में ही नहीं, बल्कि नई मौसमों की बहार में भी बसती है। बीते मौसम की महक, जल्द ही आपके सामने एक ऐसी भावनात्मक यात्रा पर जो दिल को छू जाएगी। सुमित ने पुराने लकड़ी के फाटक को धक्का दिया। चरचराहट की आवाज ने आंगन की सन्नाटे को चीर दिया, जैसे किसी पुराने जख्म को ही फिर से छील दिया गया हो। घर जो कभी जिंदगी से खिलखिलाता रहता था, आज बदहवास सा खड़ा था। उसकी दीवारों पर उम्र के धब्बे थे, और खिड़कियों के शीशों पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी, मानो उसने भीतर की सारी यादों को बाहर की दुनिया से बचाने की कोशिश की हो। ये घर अब बिक चुका था। आखिरी सामान उठाने आज वो अकेला आया था। एक अजीब सी उदासी उसे लगातार कचोट रही थी। यहाँ की हवा में ही कुछ था, एक सिसकता हुआ सन्नाटा, जो उसके कानों में पड़ी हुई माँ के हंसने की आवाज़ और दादी के पैरों की खड़खड़ाहट को बार बार जिंदा कर देता था। उसकी नज़र सीधे कमरे के कोने में रखी उस विशालकाय अलमारी पर पड़ी। देवदार की लकड़ी की बनी वो अलमारी जो 3 पीढ़ियों का साक्षी रह चुकी थी। उसका रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन उस पर उकेरी गई नक्काशी अब भी उसकी दास्तान बयां कर रही थी। सुमित के लिए वो सिर्फ एक अलमारी नहीं, एक जिंदा ताबूत थी, जिसमें उसका बचपन, उसकी जवानी के पल और एक ऐसा प्यार दफन था जिसकी महक आज भी उसे बेचैन कर देती थी। उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला। एक तीखी परिचित सी खुशबू ने उसके नथुनों को भर लिया। पुरानी लकड़ी, कपूर और कुछ धुंधली सी यादों का मेल। अंदर कुछ पुराने कंबल, चादरें और बेतरतीब ढंग से रखे हुए बक्से पड़े थे। उसने एक एक चीज़ को बाहर निकालना शुरू किया। हर वस्तु एक कहानी थी। एक पुरानी चादर पर उसके बचपन के दाग थे, तो एक कंबल में लिपटी थी दादी की गर्मजोशी। धूल के कण हवा में तैर रहे थे, जो सूरज की आखिरी किरणों में चमक रहे थे, मानो आने वाली रात से पहली की आखिरी जलती हुई मशाल। सुमित ने अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से में हाथ डाला, जहां अंधेरा और भी गहरा था। उसकी उंगलियों ने कुछ महसूस किया, नर्म, मखमली सा। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला। ये एक स्कार्फ था, गहरे लाल रंग का ऊनी स्कार्फ। रंग थोड़ा उड़ा हुआ था और किनारों पर कुछ धागे ढीले हो रहे थे, मगर वो अब भी मजबूत था। उसे हाथ में लेते ही जैसे कोई जादू हुआ। एक अद्भुत, तीव्र और अविस्मरणीय खुशबू हवा में तैर गई। ये खुशबू थी चमेली के फूलों की, बारीक और मीठी, जिसमें मिलावट थी दादी के हाथ के बने खट्टे मीठे केले के अचार की सौंधी महक का। ये वही खुशबू थी जो हर सुबह उसके घर के आंगन में तैरा करती थी। ये बीते हुए मौसमों की महक थी, और वो महक उसे सीधे 20 साल पीछे उसी आंगन में ले गई। 10 साल का सुमित अपनी दादी की गोद में सिर रखे आंगन में पड़ी एक चटाई पर लेटा हुआ था। सर्दियों की धूप उसे गर्माहट दे रही थी।
दादी अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए उसे राजा रानी की कहानी सुना रही थी। तभी आंगन के फाटक से 8 साल की कविता झांकी, उसके गाल लाल और गोल मटोल और आंखें चंद्रमा की तरह चमकती हुई। सुमित दादा, उसने शर्माते हुए आवाज़ लगाई, माँ ने ये दिया है, कहा है तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने हाथ बढ़ाया जिसमें वही गहरा लाल ऊनी स्कार्फ था। सुमित की दादी मुस्कुराई और स्कार्फ लेकर सुमित के गले में लपेट दिया। ले लो बेटा, कविता का प्यार है इसमें, दादी ने कहा था। और हाँ, इसमें चमेली के फूल और मेरे अचार की खुशबू भी लग गई है। अब जब भी ये स्कार्फ पहनोगे हम दोनों की याद आएगी। सुमित ने शर्माते हुए स्कार्फ को सूंघा था। वह खुशबू उसके दिल में उतर गई थी। कविता फुर्ती से भाग गई थी, मगर उसकी मुस्कान और उस स्कार्फ की गर्माहट सुमित के साथ हमेशा के लिए रह गई थी। वापस वर्तमान। सुमित की आंखों से एक आंसू निकलकर स्कार्फ पर टपक गया। उसने स्कार्फ को चेहरे से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। वह खुशबू अब भी वहीं थी, मानो समय ने उसे छुआ तक नहीं था। यह स्कार्फ उसकी जिंदगी का पहला तोहफा था, कविता का दिया हुआ। वह कविता जो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत बन गई। वह कविता जो एक दिन अचानक गायब हो गई, बिना एक शब्द कहे, बिना एक अलविदा कहे। उसने स्कार्फ को और ताकत से पकड़ लिया। क्या कविता ने उसे याद किया? क्या उसने कभी उस पुराने आंगन की याद की जहां वे दोनों कैरी के पेड़ की छांव में बैठकर सपने बुनते थे? अलमारी अब खाली हो चुकी थी। बाहर शाम के अंधेरे ने धीरे धीरे अपना राज्य फैलाना शुरू कर दिया था। सुमित ने स्कार्फ को अपने झोले में रख लिया। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, यह उसके बीते हुए कल की आखिरी निशानी थी। उसने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया। एक लंबी दर्द भरी चरचराहट के साथ वह बंद हुई, मानो इतिहास के एक पन्ने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। वह घर से बाहर निकला और फाटक बंद किया, मगर उस स्कार्फ की महक अब भी उसके आसपास थी, उसकी यादों में, उसकी सांसों में। वह महक उसे बतला रही थी कि कुछ चीज़ें, कुछ यादें, कुछ मोहब्बतें कभी नहीं मरती। वे सिर्फ बीते मौसम की महक बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रह जाती हैं, तुम्हें कभी खुश तो कभी बेचैन करती रहती हैं। सुमित ने मुड़कर आखिरी बार उस घर को देखा। उसकी आंखों में यादों का अंबार था और दिल में एक गहरा अनकहा दर्द। वह जानता था यह घर छूट जाएगा, मगर वह महक कभी नहीं जाएगी। उसने झोले को कसकर पकड़ लिया और अंधेरे में खोते जाते रास्ते पर चल पड़ा, अपने साथ ले जाते हुए एक पूरा बीता हुआ मौसम एक गहरे लाल स्कार्फ में समाया हुआ। अपने शहर के छोटे से किराए के कमरे में सुमित वापस आ चुका था। बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं, मानो आकाश भी उसके दिल के भारीपन में शामिल होना चाहता हो। वो पुराने घर की धूल और यादों में सना हुआ था और उसका झोला अब सिर्फ कपड़ों का नहीं, बल्कि एक अनकही दास्तान का बोझ ढो रहा था। उसने झोले से वो गहरा लाल स्कार्फ निकाला। कमरे की हल्की रोशनी में भी वो चमक रहा था, जैसे कोई बुझा हुआ अंगारा जो सिर्फ एक झोंके का इंतजार कर रहा हो। वो बिस्तर पर बैठ गया और स्कार्फ को अपने हाथों में लेकर उसे सहलाने लगा। 20 साल बाद भी उसकी बुनावट उसे वैसी ही नर्म और भरोसेमंद लग रही थी। तभी उसकी उंगलियों को स्कार्फ के एक कोने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई चीज स्कार्फ के ओन के भीतर सिली हुई थी। उसका दिल एक धक्के के साथ धड़कने लगा। किसी बचपन के राज की तरह वो जगह छिपी हुई थी, इतनी साधारण कि कोई ध्यान ही नहीं देता। उसने धीरे से उन टांकों को खोला जो समय के साथ अपना रंग और मजबूती खो चुकी थीं। अंदर से एक छोटा सा डब्बा निकला, सुरमई रंग का, टिन का बना हुआ। उस पर फूल पत्तियों की नक्काशी थी जो अब धुंधली पड़ चुकी थी। डब्बा हाथ में लेते ही एक ठंडक महसूस हुई, मगर उसके भीतर क्या छिपा था, उसकी कल्पना में एक आग सी दहक उठी। ये डब्बा उसे पहचाना पहचाना सा लग रहा था। क्या ये दादी का वही डब्बा था जिसमें वो अपनी कीमती चीजें रखा करती थीं, वो जिसे हमेशा अपनी अलमारी के सबसे ऊपरे ताक में छिपा कर रखती थीं? उसने एक गहरी सांस ली और डब्बे का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खुलते ही एक और परिचित महक ने उसे घेर लिया। पुरानी स्याही, सूखे पान के पत्ते और हल्दी के निशान वाले दादी के हाथों की सौंधी खुशबू। डब्बे के भीतर कुछ कागज के पन्ने थे जो सावधानी से मोड़कर रखे गए थे। ये दादी के हाथ से लिखी चिट्ठियां थीं। पहला पन्ना निकालते ही सुमित की सांस अटक गई। ऊपर लिखा था दादी की वही ढलती सी प्यार से भरी हस्ताक्षर, मेरे चांद सुमित के नाम। ये शब्द एक जादू की छड़ी साबित हुए। अचानक सुमित को वो शाम याद आ गई जब दादी ने पहली बार उसे चांद कहकर बुलाया था। फ्लैशबैक। 6 साल का सुमित बुखार से तप रहा था। रात गहरी थी और बिजली चली गई थी। दादी उसके सिरहाने बैठी थीं, एक हाथ से पंखा झलते हुए और दूसरे हाथ से उसका माथा सहलाते हुए। दादी, मुझे डर लग रहा है, सुमित ने कमजोर आवाज में कहा। अंधेरा बहुत है।
दादी ने मिट्टी के दिए में तेल डाला और बाती जलाई। नन्ही सी लौ ने कमरे को एक कोमल नारंगी रोशनी में भर दिया। अंधेरे से क्यों डरते हो बेटा? दादी ने प्यार से कहा। देखो, चांद भी तो अंधेरे में ही चमकता है, और तुम मेरे चांद हो। जब भी तुम्हारा चेहरा चमकता है, मेरी सारी रात रोशन हो जाती है। उस रात के बाद दादी ने उसे हमेशा मेरे चांद ही कहकर बुलाया, और आज वो पुराना संबोधन उसकी आंखों में आंसू ले आया। उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। ये कोई विशेष पत्र नहीं था, बल्कि दादी की डायरी के कुछ पन्ने थे जिनमें उसने सुमित के बचपन के छोटे छोटे किस्से लिखे थे। आज मेरा चांद सुमित स्कूल से दौड़ता हुआ आया। उसने क्लास में कविता सुनाई और मास्टर जी ने उसे टॉफ़ी दी। उसने आधी टॉफ़ी खुद खाई और आधी उसने अपनी छोटी सी सहेली कविता को दे दी। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, दिल में कोई लालच नहीं, बस प्यार बांटने की चाह। कविता का नाम पढ़ते ही सुमित का दिल एक अजीब सी धड़कन से भर गया। दादी ने आगे लिखा था, कविता, वो तुम्हारी छोटी सी सहेली, कितनी प्यारी है वो। आज वो तुम्हारे लिए अपनी माँ के हाथ का अचार लेकर आई। उसकी नज़रें हमेशा तुम्हें ढूंढती रहती हैं, जैसे चकोर चांद को देखता है। पर संसार का नियम कुछ और ही है बेटा। कभी कभी चांद और चकोर के बीच बादल भी आ जाते हैं। सुमित ने आंसू पोंछे और दूसरा पत्र निकाला। ये कुछ साल बाद का था, जब वो लगभग 12 साल का था। आज सुमित और कविता दोनों कैरी के पेड़ के नीचे बैठे थे। सुमित उसे पढ़ना सिखा रहा था। कविता की आंखों में वही चमक थी जो कभी मेरे पति की आंखों में मुझे देखकर हुआ करती थी। पर मैंने कविता की माँ को बातें करते सुना। वे उसकी शादी किसी अमीर घर में करना चाहती हैं। मेरे मन को चोट पहुंची, पर मैं क्या कर सकती हूँ। हम तो बस एक साधारण से किसान हैं। मेरे चांद के सपने शायद इन्हीं बादलों में छिप जाएं। एक एक करके पत्र सामने आ रहे थे और सुमित का दिल टूट रहा था। दादी ने सब देखा था, सब समझा था। वो जानती थीं कि उनके चांद का प्यार शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक पत्र में जब सुमित 16 साल का था, दादी ने लिखा था, आज सुमित और कविता तालाब के किनारे बैठे थे। मैंने दूर से देखा, वे हाथ पकड़े बैठे थे। सुमित की आंखों में वो प्रकाश है जो सच्चे प्यार में होता है। पर कल ही मैंने कविता की माँ से सुना, वे उसे शहर पढ़ने भेज रही हैं। मेरे दिल में एक डर सा है, मेरे बच्चे का दिल न टूट जाए, इसी की प्रार्थना करती हूँ। सबसे आखिरी पत्र था, जो शायद उस समय का था जब कविता गांव छोड़कर जा चुकी थी। मेरा चांद आज बहुत उदास है। कविता चली गई है बिना कुछ कहे। वो रोज कैरी के पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करता है। मैं क्या करूं? मैं कैसे समझाऊं कि कभी कभी प्यार बस एक सुंदर सपना होता है जिससे जागना ही पड़ता है। मैंने ये सुरमई डब्बा तैयार किया है और इन पत्रों को इसमें छिपाया है। शायद कभी जब मैं न रहूं, मेरा सुमित इसे पढ़े और समझे कि उसकी दादी उसके हर दुख सुख में उसके साथ थी। वापस वर्तमान। सुमित के हाथ से पत्र गिर गया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद सीधे दादी के लिखे हुए शब्दों पर गिरी, जहां मेरे चांद लिखा था। शब्द थोड़ा धुंधला गया, मानो आज का दुख और बीते समय का प्यार आपस में मिल गए हों। उसने सुरमई डब्बे को अपने हाथों में उठा लिया। ये सिर्फ टिन का डब्बा नहीं था, ये दादी का दिल था, उनकी चिंताओं का भंडार था, उनके अनकहे प्यार की दास्तान थी। वो सब कुछ जो उन्होंने कभी जुबान से नहीं कहा, उन्होंने इन पन्नों पर उतार दिया था। उसे अब समझ आया कि क्यों दादी ने ये डब्बा इतनी चतुराई से छिपा दिया था। वो नहीं चाहती थीं कि सुमित को जल्दी पता चले कि उसका प्यार शायद कभी पूरा नहीं होगा। वो चाहती थीं कि वो अपने बचपन के सपनों को जी ले, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न रह जाएं। बारिश बाहर थम चुकी थी और चांद बादलों से निकलकर आकाश में चमक रहा था। सुमित ने खिड़की से बाहर देखा। दादी का चांद आज उदास था, पर उसे एहसास हुआ कि दादी की नज़रें आज भी उस पर हैं, इन पत्रों के माध्यम से। उसने डब्बे को अपने सीने से लगा लिया। कविता की याद का दर्द अब भी ताज़ा था, पर उसके साथ ही दादी के प्यार की एक नई गर्माहट भी महसूस हो रही थी। ये डब्बा एक तावीज़ था जो उसे बताता था कि उसके बीते हुए मौसम में सिर्फ एक खोया हुआ प्यार ही नहीं, बल्कि एक ऐसा सच्चा प्यार भी था जो हमेशा उसके साथ था, जो आज भी उसके साथ था। उसने स्कार्फ को फिर से संभाल कर देखा। अब वो सिर्फ कविता का तोहफा नहीं रह गया था, अब वो दादी की नज़रों का प्रतीक था, उनके प्यार का सबूत था जिसने एक टूटे हुए दिल को सहारा दिया था।
बीते मौसम की महक अब और भी गहरी और भी मार्मिक हो गई थी। शहर की रातें अजीब होती हैं। चारों तरफ रोशनी का सैलाब होता है। लाखों लोगों की सांसें एक साथ चलती हैं, फिर भी एक अजीब सुनसान सी हवा में तैरती रहती है। सुमित अपनी बालकनी में खड़ा अंधेरे में घिरे शहर को देख रहा था। दादी के पत्रों को पढ़ने के बाद उसका मन एक अजीब सी उधेड़-बुन में था। वो सुरमई डब्बा अब उसकी मेज पर रखा था, एक खुला हुआ रहस्य जिसने उसके भीतर दबे हुए एक और रहस्य को जगा दिया था। उसने आंखें मूंदी। दादी के शब्द, तुम्हारी छोटी सी सहेली कविता, उसके दिमाग में गूंज रहे थे। और तभी वो महक फिर से उभर आई, वही चमेली और केले के अचार की मिलीजुली खुशबू, जो अब सिर्फ स्कार्फ से नहीं बल्कि उसकी यादों की गहराइयों से आ रही थी। ये महक उसे शहर की इस नकली रोशनी से निकालकर एक बार फिर उसी हरे भरे आंगन, उसी धूप छांव और उसी कैरी के पेड़ की ओर ले गई जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। फ्लैशबैक। गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था, पर गांव के बीचों बीच खड़ा वो विशाल कैरी का पेड़ एक दयालु दानव की तरह अपनी हरी भरी भुजाएं फैलाए खड़ा था। उसकी छांव ठंडी, गहरी और सुकून भरी थी, जैसे मां की गोद। पेड़ से छनकर आती धूप की किरणें जमीन पर सोने के सिक्कों जैसी लग रही थीं। 10 साल का सुमित और 8 साल की कविता उसी छांव में बैठे थे। दोनों के बीच एक पुरानी चादर बिछी थी, जिस पर किताबें, स्लेट और कुछ आम के बौर बिखरे पड़े थे। कविता की चोटी बिखरी हुई थी और गालों पर पसीने की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। सुमित उसे गणित का एक सवाल समझा रहा था। देख, अगर राम के पास 5 आम हैं और शाम को 3 दे देता है तो राम बेवकूफ है, कविता ने बीच में ही टोक दिया, अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाते हुए। इतने स्वादिष्ट आम कोई क्यों देगा? मैं तो एक भी नहीं देती। सुमित हंस पड़ा। उसकी हंसी में वो मासूमियत थी जो सिर्फ बचपन में ही होती है। ये तो बस एक उदाहरण है कविता, असल में आम नहीं है। तो फिर और क्या? कविता ने सिर टेढ़ा करके पूछा। पता नहीं, संतरे हो सकते हैं या पत्थर, सुमित ने मजाक किया। कविता ने उसकी बाह पर थप्पड़ मारा और हंस दी। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, चलो अब पढ़ाई बंद, मुझे कहानी सुनाओ। सुमित ने आंखें घुमाईं, मगर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो जानता था कि कविता को कहानियां सुनने का बहाना चाहिए। उसने किताब बंद की और पेड़ के तने से पीठ टेक कर बैठ गया। अच्छा सुनो, एक बार की बात है, इसी कैरी के पेड़ में एक परी रहती थी। सच्ची? कविता की आंखें चौंधियां गई। हाँ, और वो परी बहुत सारे मीठी मीठे आमों की रखवाली करती थी, पर एक दिन एक बुरे दानव ने उसके सारे आम चुरा लिए। दोपहर ढलती चली गई। सुमित की कहानी खत्म हुई और दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे, जो पेड़ की पत्तियों के बीच से टुकड़ों में दिख रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कविता को ठंड लग गई। उसके हाथों पे रोंगटे खड़े हो गए। अरे, तुझे ठंड लग रही है? सुमित ने चिंतित होकर पूछा। कविता ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर एक शरारत सी थी। थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, मैंने तो अपना गरम स्कार्फ लाया था। ये कहकर उसने अपने छोटे से थैले में हाथ डाला और एक गहरे लाल रंग का नया सा ऊनी स्कार्फ निकाला। वो उसे सुमित की ओर बढ़ाते हुए बोली, लो। सुमित हैरान रह गया। ये क्या है? ये तो नया है। ये तुम्हारे लिए है, कविता ने कहा, उसकी आंखें जमीन की ओर झुकी हुई, शर्माते हुए। मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था, पर यह थोड़ा बड़ा हो गया है और तुम्हें ठंड लगती है जब तुम शाम को यहाँ किताबें पढ़ते हो, इसलिए इसे रख लो, ठंड से बचना। उसके कहने का तरीका इतना सीधा और प्यार भरा था कि सुमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसने हल्के हाथों से स्कार्फ लिया। ये बहुत नर्म था, बहुत गर्म। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथों में एक जिंदा दिल थमा दिया हो। पर तुम्हारी माँ, सुमित ने हिचकिचाते हुए कहा। मैंने उनसे कह दिया कि वो नदी में बह गया, कविता ने चुपके से कहा, एक ऐसी शरारत भरी मुस्कान के साथ जो सिर्फ उसके चेहरे पर ही आ सकती थी। वैसे भी अगली बार वो मेरे लिए नीला बनाएंगी, मुझे लाल रंग पसंद नहीं। सुमित जानता था कि वो झूठ बोल रही है।
उसे पता था कि लाल रंग कविता का सबसे प्यारा रंग था। ये उसकी चूड़ियों, उसके रिब्बन का रंग था। ये कोई अनचाहा तोहफा नहीं था, ये एक सोचा समझा, दिल से दिया गया तोहफा था। उसने स्कार्फ को अपने गले में लपेट लिया। उसकी गंध एकदम नई थी, बिना किसी बीते मौसम के, बस ऊन और कविता के हाथों की महक थी। धन्यवाद, सुमित ने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ नहीं, कविता ने जवाब दिया। और फिर दोनों फिर से चुप हो गए। उस छांव में, उस सुनहरी दोपहर में, बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया गया था। एक दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी, जैसे कोई कली धूप और हवा पाकर फूल बनने को तैयार हो। सुमित ने आंख बंद करके उस पल को महसूस किया। हवा की सरसराहट, पत्तों की खुशबू, कविता की मासूम सी मुस्कान और गले में लिपटी उस स्कार्फ की गर्माहट। ये वो मौसम था जब रिश्ते आसान थे, जब प्यार बिना शब्दों के भी समझ आ जाता था, और जब एक लाल स्कार्फ एक पूरी दुनिया का मतलब हो सकता था। मैंने उनसे कह दिया कि वो नदी में बह गया, कविता ने चुपके से कहा, एक ऐसी शरारत भरी मुस्कान के साथ जो सिर्फ उसके चेहरे पर ही आ सकती थी। वैसे भी अगली बार वो मेरे लिए नीला बनाएंगी, मुझे लाल रंग पसंद नहीं। सुमित जानता था कि वो झूठ बोल रही है। उसे पता था कि लाल रंग कविता का सबसे प्यारा रंग था। ये उसकी चूड़ियों, उसके रिब्बन का रंग था। ये कोई अनचाहा तोहफा नहीं था, ये एक सोचा समझा, दिल से दिया गया तोहफा था। उसने स्कार्फ को अपने गले में लपेट लिया। उसकी गंध एकदम नई थी, बिना किसी बीते मौसम के, बस ऊन और कविता के हाथों की महक थी। धन्यवाद, सुमित ने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ नहीं, कविता ने जवाब दिया। और फिर दोनों फिर से चुप हो गए। उस छांव में, उस सुनहरी दोपहर में, बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया गया था। एक दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी, जैसे कोई कली धूप और हवा पाकर फूल बनने को तैयार हो। सुमित ने आंख बंद करके उस पल को महसूस किया। हवा की सरसराहट, पत्तों की खुशबू, कविता की मासूम सी मुस्कान और गले में लिपटी उस स्कार्फ की गर्माहट। ये वो मौसम था जब रिश्ते आसान थे, जब प्यार बिना शब्दों के भी समझ आ जाता था, और जब एक लाल स्कार्फ एक पूरी दुनिया का मतलब हो सकता था। शहर की धूप तेज थी और हवा में उमस थी। सुमित के कमरे की खिड़की बंद थी, फिर भी बाहर का शोर शराबा और गर्मी का एहसास भीतर तक आ रहा था। वो दादी के सुरमई डब्बे को फिर से संभाल रहा था, उन पन्नों को पलट रहा था जिनमें उसका बचपन दर्ज था। हर पन्ना, हर शब्द उसे उसी आंगन, उसी पेड़ की छांव में ले जाता था। पर आज कुछ और था। हवा में नमी की एक भारीपन थी, वैसी ही जैसे बारिश से पहले होती है। ये भारीपन उसे 20 साल पहले की एक और शाम की याद दिला रहा था। वो शाम जब हवा में सिर्फ उमस ही नहीं, बल्कि उनके दिलों की घबराहट, उमंग और एक अनकहे रहस्य का भारीपन भी था। वो शाम जब बादलों ने नहीं, बल्कि दो दिलों ने अपना बोझ उतारा था। उसने आंखें मूंद दी और अपने आप को उस जादुई शाम के हवाले कर दिया। फ्लैशबैक। सुमित 18 साल का हो चुका था। उसके कंधे चौड़े हुए थे और आवाज में एक गहराई आ गई थी। कविता 16 की हुई थी। अब वो बच्ची नहीं रही थी। उसकी मासूमियत अब एक नाजुक सुंदरता में बदल चुकी थी, जैसे खिलते हुए गुलाब की पंखुड़ी। जुलाई का महीना था। आसमान में सघन काले बादल छाए हुए थे। हवा चल रही थी, जिसमें गर्मी के साथ साथ गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू भी थी। बारिश का पहला पूर्वाभास था। सुमित और कविता गांव के पीछे वाले तालाब के किनारे बैठे थे। ये तालाब उनकी एक और गोपनीय जगह थी, जहां वे दुनिया की नजरों से दूर अपनी दुनिया में रहते थे। पानी पर बारिश के आगमन की उत्सुकता में मचलती हुई लहरें दौड़ रही थीं। लगता है आज खूब बारिश होगी, सुमित ने कहा, आसमान की ओर देखते हुए। उम्मीद है, कविता ने कहा, अपनी आंखें बंद करके हवा के झोंकों को महसूस करते हुए। मुझे पहली बारिश बहुत पसंद है। लगता है जैसे धरती नहा रही हो और सब कुछ नया हो जाएगा। तुम्हारी बातें हमेशा से कविता जैसी हैं, सुमित मुस्कुराया। और तुम्हारी चुप्पी हमेशा से एक रहस्य जैसी, कविता ने जवाब दिया, उसकी ओर देखकर एक चंचल मुस्कान के साथ। तभी आसमान से पहली बूंद गिरी, भारी और ठंडी। वो सुमित के गाल पर आकर तपकी, जैसे प्रकृति का आशीर्वाद। फिर दूसरी, तीसरी, और देखते ही देखते बारिश की एक झड़ी लग गई। बूंदें तालाब के पानी से टकराकर छन छन की आवाज कर रही थीं और चारों तरफ मिट्टी की सौंधी महक फैल गई। दोनों भीग रहे थे, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बारिश उनके लिए एक मुक्ति थी। उनके भीतर का तनाव, वो अनकहा कुछ जो महीनों से उनके बीच मौजूद था, वो भी इस बारिश के साथ बहने को तैयार था। चलो वहां पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, सुमित ने कहा।
कविता का हाथ पकड़कर, पर कविता ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसी बारिश में भीगने दो। वे वहीं खड़े रहे, बारिश में भीगते हुए। सुमित का हाथ अभी भी कविता के हाथ में था और दोनों का दिल एक ही रफ्तार से धड़क रहा था। पानी की धाराओं ने उनके बाल चिपका दिए थे और कपड़े शरीर से चिपक गए थे, पर उनकी नजरें एक दूसरे में खोई हुई थीं। सुमित, कविता ने अचानक कहा। उसकी आवाज बारिश की आवाज में भी साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, तुम्हें पता है। वो हिचकिचा रही थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं, पर दृढ़ भी। कभी कभी लगता है जैसे तुम मेरे सबसे करीब हो, और कभी लगता है जैसे तुम बहुत दूर हो। सुमित ने उसकी ओर देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकरा टकरा कर बह रही थीं, मानो आंसू हों। उसने कविता का दूसरा हाथ भी अपने हाथों ने ले लिया। मैं दूर कभी नहीं जाना चाहता कविता, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो उसकी उम्र से अधिक लग रही थी। तुम ही हो जो मेरे सबसे करीब हो। तुम्हारे बिना ये तालाब, ये बारिश, ये गांव, सब कुछ अधूरा लगता है। कविता की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, एक ऐसी चमक जो बारिश की हर बूंद में सूरज की रोशनी की तरह टिमटिमा रही थी। सच कह रहे हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, सुमित ने दृढ़ता से कहा। मैं तुमसे, वो रुका, अपने शब्दों को संभालते हुए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कविता, बचपन से ही करता आया हूं। ये कहना था कि कविता की आंखों से आंसू बह निकले जो बारिश की बूंदों में विलीन हो गए, पर ये दुख के आंसू नहीं थे। ये वो आंसू थे जो सालों के इंतजार और दबाव के बाद एक मुक्ति की तरह बह रहे थे। मैं भी, उसने कहा। उसकी आवाज़ लगभग एक फुसफुसाहट थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ सुमित, हमेशा से करती आई हूँ। उस पल समय ठहर सा गया। बारिश की आवाज़, हवा का शोर, सब कुछ धुंधला हो गया। सुमित ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कविता के गाल को छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर जहां उन्होंने कविता के गाल को छुआ वहां एक गर्मी सी दौड़ गई। उसने उसे अपनी ओर खींचा और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। ये कोई भावुक आलिंगन नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा की चाहत थी, एक वादा था। उनके शरीरों की गर्माहट बारिश की ठंडक को चुनौती दे रही थी। हम हमेशा साथ रहेंगे ना? कविता ने उसकी छाती से चिपक कर कहा। उसकी आवाज में एक डर सा था। चाहे कुछ भी हो जाए? हमेशा, सुमित ने कहा, उसके गीले बालों को सहलाते हुए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कविता। हम इस गांव में ही रहेंगे, इसी तालाब के किनारे। हमारा अपना एक घर होगा और हमारे बच्चे इसी तालाब में मछलियां पकड़ेंगे। उन्होंने अपने सपने बुनने शुरू कर दिए। साधारण सपने, पर उनके लिए उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत से बढ़कर थे। वे बारिश के थमने तक वहीं बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे की गर्माहट और प्यार में खोए हुए। जब बारिश थमी तो आसमान में एक इंद्रधनुष निकला, 7 रंगों का पुल, जैसे भगवान ने उनके प्यार पर अपनी मोहर लगा दी हो। देखो, कविता ने उत्साह से कहा, इंद्रधनुष की ओर इशारा करते हुए। ये हमारे लिए है। हाँ, सुमित ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और ये हमेशा रहेगा। उन्होंने वादा किया। पहली बारिश में, पहले प्यार के इजहार के साथ उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा किया। वो इंद्रधनुष, वो तालाब, वो बारिश, सब कुछ उनके प्यार का साक्षी बन गया। वापस वर्तमान। सुमित की आंखें खुली। बाहर वास्तव में बारिश शुरू हो चुकी थी। शहर की बारिश अलग थी, तेज, शोरगुल वाली और बेरहम। उसकी खिड़की का शीशा पानी से धुंधला हो गया था। उसने मेज पर पड़े उस लाल स्कार्फ को देखा। आज वो स्कार्फ सिर्फ एक बचपन का तोहफा नहीं था, वो एक वादे की निशानी थी। उस वादे की जो पहली बारिश में हुआ था और जिसे जिंदगी ने पूरा नहीं होने दिया। उसने स्कार्फ को उठाया और अपने चेहरे से लगा लिया। क्या उस दिन की बारिश की खुशबू अब भी इसमें कैद थी? क्या उस दिन के वादों की गूंज अब भी इसमें सुनाई देती थी? पता नहीं, पर एक बात पक्की थी। वो शाम, वो बारिश, वो इंद्रधनुष और वो पहला इकरार, ये सब उसके दिल में एक ऐसी महक बनकर रह गया था जो हर बारिश के मौसम में ताज़ा होकर उसे बेचैन कर देती थी। ये बीते मौसम की सबसे मीठी और सबसे दर्दनाक महक थी। शहर की रातें अपना एक अलग संगीत लेकर आती हैं। दूर से आती हुई गाड़ियों का शोर, कहीं चलते हुए टीवी का स्वर और पड़ोस के फ्लैट से आती हुई किसी बच्चे के रोने की आवाज़। पर आज रात सुमित के कानों में कोई और ही आवाज़ गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज़ जो दशकों पुरानी थी, पर आज भी उतनी ही ताज़ा थी जैसे कल की ही बात हो। वो आवाज़ थी दादी की पुरानी सिंगर सिलाई मशीन की। ट्र ट्र ट्र। ये आवाज़ उसके कमरे की खामोशी में कैद होकर रह गई थी, जैसे कोई भूत जो अतीत से आकर वर्तमान में घर कर गया हो।
सुमित ने आंखें मूंदी और अपने आप को उस आवाज़ के साथ बहने दिया। वो आवाज़ उसे ले गई उसी बरामदे में जहाँ की हवा में नीम के पत्तों की कड़वाहट और ताज़ा सिले हुए कपड़ों की खुशबू मिला करती थी। गर्मियों की एक शाम थी। सूरज ढलने को था और आंगन में लगे नीम के पेड़ से आती हुई ठंडी हवा बरामदे तक पहुंच रही थी। दादी अपनी काले रंग की भारी भरकम सिंगर सिलाई मशीन पर बैठी हुई थी। उनके चश्मे का नाक पर टिकना, उनकी उंगलियों का कपड़े को आगे बढ़ाना और पैर से मशीन का पैडल चलाना, ये सब एक तालबद्ध नृत्य जैसा लगता था। सुमित बरामदे की एक चारपाई पर लेटा हुआ एक उपन्यास पढ़ रहा था, पर उसका ध्यान पूरी तरह से उस सिलाई मशीन की आवाज़ और उसके साथ जुड़ी हुई यादों में खोया हुआ था। तभी फाटक की चिक चिक हुई। कविता अंदर आई। उसके हाथ में एक कपड़ा था, एक सफ़ेद रुमाल जिसका एक कोना फट गया था। दादी, उसने शर्माते हुए कहा, क्या आप इसे सिल सकती हैं? दादी ने चश्मे के ऊपर से देखा और एक प्यार भरी मुस्कान बिखेर दी। आजा बेटा, दिखा तो सही क्या हुआ है तेरे इस रुमाल को। कविता ने रुमाल दिखाया। ये कांटों में अटक गया था जब मैं गुलाब का फूल तोड़ रही थी। सुमित ने चुपचाप देखा। वो जानता था कि ये रुमाल वही था जो उसने कविता को उसके जन्मदिन पर दिया था। उसके कोने पर उसने अपने हाथों से उसका नाम भी कढ़ाई से लिखा था। दादी ने रुमाल लिया और उसे गौर से देखा। कांटों से बचना भी तो जरूरी है बेटा, पर चलो कोई बात नहीं, टूटा हुआ है तो सी ही देंगे। दादी ने मशीन में नया धागा डाला और रुमाल को सिलना शुरू कर दिया। ट्र ट्र ट्र। मशीन की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। कविता दादी के पास एक स्टूल पर बैठ गई। उसकी आंखें दादी के हाथों पर टिकी हुई थीं, जो इतनी निपुणता से कपड़े को सी रही थीं। दादी, कविता ने पूछा, क्या सिलने के बाद ये रुमाल वैसा ही दिखेगा? क्या फटने का निशान नहीं दिखेगा? दादी ने सिलाई जारी रखी, मगर उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी चमक उठी। बेटा, सिलाई का काम है टूटे हुए को जोड़ना, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ मशीन की आवाज़ में घुल मिल गई। पर यह याद रखना, सिलाई सिर्फ कपड़ों की नहीं होती, रिश्तों की भी सिलाई होती है। सुमित ने अपनी किताब नीचे रख दी। उसका सारा ध्यान अब दादी की बातों में था। जैसे यह रुमाल, दादी ने कहा, रुमाल को मशीन में आगे बढ़ाते हुए, इसे हम सी देंगे, टुकड़े जुड़ जाएंगे, ये फिर से काम आने लायक बन जाएगा। पर देखना, जहां से ये फटा है वहां हमेशा एक दाग रहेगा, एक निशान। चाहे कितनी भी बारीकी से क्यों न सी लो, जिस जगह टूटा था वो जगह हमेशा थोड़ी कठोर, थोड़ी खुरदुरी रहेगी। चूने पर पता चलेगा कि कभी यहां दरार आई थी। दादी ने सिलाई पूरी की और धागा काट दिया। उन्होंने रुमाल को सीधा किया और कविता की ओर बढ़ाया। देखो, उन्होंने कहा, ऊपर से तो ठीक लग रहा है ना? कविता ने रुमाल लिया और उस सिली हुई जगह को छुआ। उसकी उंगलियों को वहां एक कड़ापन महसूस हुआ, जहां दो टुकड़ों को जोड़ा गया था। हाँ, उसने कहा, यहां थोड़ा सख्त लग रहा है। बिल्कुल, दादी ने कहा, अपना चश्मा उतारते हुए। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं बच्चा। जब वे टूटते हैं तो सिले जा सकते हैं। माफ़ी, समय और प्यार की सिलाई से जुड़ जाते हैं। पर वह जगह जहां से वे टूटा था, वह हमेशा संवेदनशील रहती है। एक झटका लगते ही फिर से टूट सकती है और छूने पर हमेशा महसूस होती है कि यहाँ कभी चोट लगी थी। बरामदे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ सिलाई मशीन का पैडल अब भी हवा में झूल रहा था, मानो दादी के शब्दों को जोर दे रहा हो। सुमित और कविता एक दूसरे की ओर देख रहे थे। दादी के शब्द उनके दिलों में उतर रहे थे। उस पल उन्हें लगा कि दादी सिर्फ एक रुमाल की बात नहीं कर रही थीं। वह उनके नवजात प्यार के बारे में, उसकी नाजुकता के बारे में और भविष्य में आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दे रही थीं। कविता ने रुमाल को सावधानी से मोड़ा। तो क्या टूटे हुए रिश्ते कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते दादी? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में एक डर सा था। दादी ने उसे एक कोमल पर दुख भरी नज़र से देखा। हो जाते हैं बेटा, उन्होंने कहा। बस उन्हें और समझदारी से संभालना पड़ता है। जिस जगह टूटा था उस जगह को और मजबूती से थामना पड़ता है। और कभी कभी, दादी ने एक गहरी सांस ली,
कभी कभी यह याद दिलाना भी ज़रूरी होता है कि यह टूटा था, ताकि भविष्य में उसी जगह से फिर से न टूटे। यह कहकर दादी ने सिलाई मशीन को एक कपड़े से ढक दिया। उनका काम खत्म हो चुका था और उनकी बात भी। कविता ने रुमाल को अपने दिल से लगा लिया और सुमित की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, एक अनकहा डर था। सुमित ने मुस्कुराकर उसे आश्वासन देना चाहा, पर दादी के शब्द उसके अपने दिल में भी एक डर पैदा कर गए थे। वापस वर्तमान। सुमित की आंखें खुल गईं। कमरे में सन्नाटा था। शहर की रात का संगीत अब भी जारी था, पर उसके कानों में अब भी वही पुरानी सिलाई मशीन की आवाज़ गूंज रही थी। ट्र ट्र ट्र। उसने मेज़ पर पड़े उस लाल स्कार्फ को देखा। ये स्कार्फ कभी नहीं टूटा था, कभी नहीं फटा था, पर आज 20 साल बाद उसे महसूस हो रहा था कि दादी की बात सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं थी, वह भविष्यवाणी थी। उनका रिश्ता, सुमित और कविता का प्यार टूट गया था, बिना किसी मौके के सिलने के, बिना किसी माफ़ी के, बिना किसी समझौते के। और आज 20 साल बाद वह जगह जहाँ से यह टूटा था, वह अब भी उतनी ही संवेदनशील थी। छूने पर दर्द होता था, एक ऐसा दाग जो टाइम के बावजूद नहीं मिटा था। उसे अब समझ आया कि दादी उस दिन सिर्फ एक रुमाल नहीं सी रही थीं, वह उन्हें जीवन का एक पाठ पढ़ा रही थीं, एक ऐसा पाठ जिसका मतलब आज अपने टूटे हुए दिल के साथ उसे पूरी तरह से समझ आ रहा था। सिलाई मशीन की आवाज़ अब भी उसके दिमाग में चल रही थी, एक अनवरत संगीत की तरह, जो उसे याद दिला रही थी कि कुछ टूटन ऐसी होती हैं जिन्हें सीना संभव नहीं होता, और कुछ दाग ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए रह जाते हैं, बीते मौसम की एक स्थायी याद बनकर। सुमित के शहर के फ्लैट में एक नया पौधा आया था, एक छोटा सा मोगरा का पौधा, जिसकी सफ़ेद कलियां खिलने ही वाली थीं। उसे लगता था कि ताज़ा फूलों की खुशबू शायद उसके कमरे में छाई पुरानी यादों की महक को कुछ हल्का कर देगी। पर आज सुबह जब वो पौधे को पानी देने गया तो एक कली के खिलने से आती हल्की सी महक ने उसके भीतर एक ऐसी याद जगा दी जिसे वो दबाए रखना चाहता था। ये वो महक थी जो कभी मीठी लगती थी, पर आज भी उसके गले में एक कड़वाहट सी छोड़ जाती थी। ये वो महक थी जो बरसों पहले एक सुबह अचानक जहर बनकर उसके गले से उतर गई थी। उसने आंखें मूंदी और खुद को उस कटी हुई सुबह में पहुंचा दिया जब उसकी दुनिया अचानक बिना किसी आवाज़ के टूट गई थी। वो सावन का महीना था, आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में नमी की एक सुखद भारीपन थी। कल रात ही सुमित और कविता तालाब के किनारे बैठकर भविष्य के सपने बुन रहे थे। कविता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक उत्साह और एक डर का मिला जुला भाव। सुमित, उसने कहा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? सुमित हंस पड़ा था। ये कैसी बातें कर रही है तू? हम कभी अलग नहीं होंगे, और तू कहाँ जाएगी? यही तो हमारा घर है। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में वो डर और गहरा हो गया था। सुमित ने उसे बातें बनाने का दोषी ठहराया और उसे चुप कराने के लिए उसके हाथ में एक फ्रेशली ब्लूम्ड कमल का फूल थमा दिया था। अगली सुबह सुमित की नींद पक्षियों की चहचहाहट से खुली। आज वो कविता को उसके नए सिले हुए सलवार सूट में देखने वाला था, जिसके बारे में वो कल रात से ही उत्साहित थी। वो तैयार होकर सीधे कैरी के पेड़ के पास पहुंचा, जहां हर सुबह की तरह कविता का इंतजार करता था। पर आज कुछ अजीब था। पेड़ के नीचे की जगह सूनी थी। सुमित ने सोचा शायद वो थोड़ी देर से आएगी। उसने पेड़ के तने से पीठ टेक कर बैठने का फैसला किया। समय बीतता गया, सूरज आसमान में ऊपर चढ़ाया और पक्षियों का शोर धीरे धीरे कम हो गया, पर कविता नहीं आई। 1 घंटा बीत गया। सुमित के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। शायद वो बीमार है। उसने फैसला किया कि वो उसके घर जाकर देखेगा। कविता के घर का फाटक बंद था। उसने अंदर जाने की कोशिश की तो पड़ोस में रहने वाली शांति काकी बाहर निकली। अरे सुमित बेटा, यहाँ किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने पूछा। काकी, कविता वो कहीं दिखी आपको? सुमित ने हाफते हुए पूछा। शांति काकी का चेहरा बदल गया। एक अजीब सी खामोशी उन पर छा गई। तुम्हें पता नहीं है? उन्होंने आश्चर्य से कहा। वो तो आज सुबह ही चली गई। सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। चली गई? कहाँ? उनके मामा उसे लेने आए थे। कह रहे थे कि उसे शहर में किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए भेज रहे हैं, पढ़ाई के लिए या कुछ और, काकी ने कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी। पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सुमित का स्वर लगभग बच्चे जैसा हो गया। शांति काकी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक दर्द था जो वो शब्दों में नहीं ढाल सकती थीं।
कोई चिट्ठी, कोई संदेशा, कुछ नहीं है बेटा, बस चली गई। ये कहकर वो अंदर चली गई, सुमित को वहीं खड़े छोड़कर, एक सन्नाटे में डूबे हुए जो उसके कानों में एक भयानक गूंज की तरह भर रहा था। वो वहां से चला, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये कोई बुरा सपना होना चाहिए। कविता बिना कुछ कहे, बिना एक अलविदा कहे, बिना एक चिट्ठी छोड़े कैसे चली गई? कल रात तक तो वे एक साथ थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे। वो सीधे कैरी के पेड़ के नीचे बैठने लगा। पहले दिन उसे लगा कि शायद ये कोई गलत फहमी है, वो लौट आएगी। दूसरे दिन उसने सोचा कि शायद वो कोई संदेशा भेजेगी। तीसरे दिन उसने उसके घर वालों से पूछताछ की, पर सबने एक ही बात कही, वो चली गई है, हमें नहीं पता कब लौटेगी। हफ्ते बीत गए, सावन का महीना खत्म हो गया, भादों की ठंडी रातें आ गई, पर कविता का कोई अता पता नहीं था। सुमित का इंतजार अब एक आदत बन गई थी। वो हर सुबह पेड़ के नीचे बैठता, शाम को तालाब के किनारे जाता, मानो उसकी परछाई से भी कोई वादा हो गया हो। पर एक दिन एक कड़वी सच्चाई का पता चला। गांव के ही एक लड़के ने, जो शहर में पढ़ता था, बताया कि उसने कविता को शहर के एक कॉलेज में देखा है। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी माँ थी और वे एक अच्छे खासे घर में रह रही थी। और फिर उसने एक और बात कही जिसने सुमित के बचे खुचे सपनों को भी चूर चूर कर दिया। उसकी सगाई की बातें चल रही हैं, सुनने में आया है, लड़के ने कहा, बिना ये जाने कि उसके शब्द सुमित के लिए जहर की तरह थे। उस रात सुमित ने अपने कमरे से बाहर निकलकर वो लाल स्कार्फ जलाने की कोशिश की, पर जैसे ही आग की लपटें स्कार्फ के पास पहुंची, उसमें से चमेली और अचार की वही महक उठी जो अब तक उसे सुकून देती थी। पर आज वही महक उसके गले में उतरते हुए जहर लग रही थी। उसने आग बुझा दी और स्कार्फ को छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, एक सूखा भारी दर्द था जो उसके भीतर ही समा गया। कविता की याद अब एक भूत बन चुकी थी जो उसकी हर सांस में, उसकी हर धड़कन में बस गई थी। वो महक जो कभी बसंत की खुशबू थी, अब एक जहरीली याद बनकर उसके साथ रह गई थी। सुमित की आंखें खुल गई। उसके हाथ में वो मोगरा की कली थी जिसे वो अनजाने में ही इतनी जोर से पकड़े हुए था कि वो मुरझा गई थी। उसने कली को देखा और फेंक दिया। उसे अब भी वो सन्नाटा याद था, वो खालीपन, वो अजीब सी खामोशी जो कविता के चले जाने के बाद छा गई थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें न कोई सवाल था, न कोई जवाब, न कोई विदाई थी, न कोई कारण, बस एक खालीपन था। उसने मेज पर पड़े उस लाल स्कार्फ को देखा। बरसों बाद भी वो स्कार्फ उस अचानक खामोशी की याद दिलाता था। वो महक जो कभी जीवन देती थी, आज भी उसे उस दिन की याद दिलाकर मार देती थी। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। शहर चल रहा था, जीवन चल रहा था, पर सुमित आज भी उसी कैरी के पेड़ की छांव में बैठा था। एक ऐसी खामोशी का इंतजार कर रहा था जो कभी टूटी ही नहीं, एक ऐसी विदाई का इंतजार कर रहा था जो कभी मिली ही नहीं। शहर की सुबह अपनी एक अलग ही रफ्तार से शुरू होती है। ऑफिस जाने की भागदौड़, हॉर्न की आवाज और चहल पहल। पर सुमित के लिए ये सब एक धुंधले से सपने जैसे थे। पिछले कुछ दिनों से वो अपने अतीत के गलियारों में ही भटक रहा था। दादी के पत्र, वो लाल स्कार्फ और कविता की यादों ने मिलकर उसके वर्तमान को एक उजाड़ मैदान बना दिया था। उसकी इस हालत को भांप लिया था उसके सबसे पुराने और करीबी दोस्त राघव ने। राघव जो सुमित के बचपन का साथी था और अब शहर में ही उसका सहारा था। एक शाम उसने सुमित को फोन किया और एक कॉफी शॉप पर मिलने के लिए कहा। सुमित मना नहीं कर पाया। कॉफी शॉप की चहल पहल और एस्प्रेसो मशीन की सिसकारियों के बीच सुमित एक कोने की मेज पर बैठा था। उसकी कॉफी का कप ठंडा पड़ रहा था और उसकी नजरें खिड़की के बाहर बेतरतीब भागते हुए लोगों पर टिकी हुई थी। तभी राघव आया, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक भोला सा दोस्ताना मुस्कान। क्या बात है साइंटिस्ट साहब? राघव ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। इतने गहन अवलोकन में क्या ढूंढ रहे हो? दुनिया को बदलने का कोई फॉर्मूला? सुमित मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर उसकी मुस्कान उसके होंठों पर ही मर जाती है। कुछ नहीं यार, बस ख्याल ही आ रहे थे। राघव ने उसकी आंखों में झांका। वो सुमित को बचपन से जानता था। वो उसकी हर भावना, हर झूठी मुस्कान को पढ़ सकता था। ख्याल? राघव ने गर्मजोशी से कहा, अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए।
वो जो तुम्हारे चेहरे पर लिखे हैं वो ख्याल नहीं, कोई महाकाव्य लग रहा है। सुनूं? सुमित ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि राघव के सामने छिपाना बेकार है। धीरे धीरे टूटे हुए शब्दों में उसने राघव को सब कुछ बताना शुरू किया। पुराने घर की अलमारी, लाल स्कार्फ, दादी के पत्र, कैरी के पेड़ की छांव, तालाब किनारे का वादा और फिर वो अचानक आई खामोशी। सब कुछ। राघव चुपचाप सुनता रहा, बीच बीच में सिर्फ अपना सिर हिलाता रहा। वो जानता था कि सुमित के लिए कविता कोई साधारण प्यार नहीं थी, वो उसकी पहचान का हिस्सा थी। और फिर राघव? राघव ने पूछा जब सुमित ने कविता के अचानक चले जाने की बात की। और फिर कुछ नहीं राघव। सुमित की आवाज भारी हो गई। वो चली गई बिना एक शब्द कहे। मैंने महीनों इंतजार किया, उसके घर वालों से पूछा, पर सबने एक ही जवाब दिया, वो चली गई है। मानो मैं कोई अजनबी हूं जिसे कुछ बताना जरूरी ही ना हो। राघव ने अपना हाथ बढ़ाया और सुमित के कंधे को दबाया। 20 साल सुमित, 20 साल हो गए। तुम आज भी उसी दिन में जी रहे हो। पर क्यों राघव? सुमित की आंखों में एक बेचैन सा सवाल था। क्यों उसने कुछ नहीं बताया? क्या मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए एक अलविदा कहना भी इतना मुश्किल था? क्या मैं इतना छोटा था उसकी जिंदगी में? राघव ने एक लंबी सांस ली। पता नहीं यार, शायद उसकी मजबूरी रही होगी, शायद उसके घर वालों ने मजबूर किया हो। पर सच तो यह है कि तुम कभी नहीं जान पाओगे। और इस शायद के पीछे भागते भागते तुम अपनी जिंदगी खो दोगे। सुमित ने अपनी कॉफी की चुस्की ली, जो अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। उसे स्वाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं क्या करूं राघव? सुमित ने बिल्कुल बच्चे की तरह पूछा। वो यादें, वो महक, सब कुछ अब भी ताज़ा है। लगता है जैसे कल की ही बात हो। राघव ने अपनी कुर्सी आगे बढ़ाई और सुमित की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, सुन भाई, जिंदगी एक नदी की तरह है, ये रुकती नहीं। तुम अगर पीछे मुड़कर खड़े रहोगे तो बस देखते रह जाओगे कि तुम्हारे आसपास का पानी बहता चला जा रहा है, तुम्हारा अपना समय बीतता जा रहा है। वो रुका, फिर बोला, कविता तुम्हारी जिंदगी का एक मौसम थी, एक बहुत ही खूबसूरत मौसम, पर वो बीत गया। अब दूसरे मौसम आएंगे, कुछ धूप के, कुछ बारिश के, कुछ ठंड के। तुम्हें उन सब का सामना करना है। पर कैसे? सुमित का स्वर लगभग फुसफुसाहट में था। कैसे भूल जाऊं? भूलना जरूरी नहीं है सुमित, राघव ने समझाते हुए कहा। बस आगे बढ़ना सीखो। उन यादों को एक कोने में रख दो, जैसे दादी के पुराने सामान को अलमारी में रख दिया था। जरूरत पड़ने पर निकाल लेना, पर उन्हीं में जीते नहीं रहना। राघव ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया। और सबसे बड़ी बात, किसी और के बिना जीना भी सीखना पड़ता है। तुम्हारी अपनी एक पहचान है सुमित। तुम सिर्फ कविता के सुमित नहीं हो, तुम सुमित हो, एक अच्छा इंसान, एक बढ़िया दोस्त, एक मेहनती आदमी। अपने आप को फिर से खोजो। सुमित ने खिड़की के बाहर देखा। शाम हो रही थी और शहर की लाइटें जलने लगी थीं। राघव की बातें उसके दिल में उतर रही थीं, जैसे कोई दवा धीरे धीरे अपना असर दिखा रही हो। शायद तुम सही कह रहे हो, सुमित ने कहा, एक हल्की सी पर सच्ची मुस्कान के साथ। पर यह आसान नहीं है। कौन सी अच्छी चीज आसान होती है भाई? राघव मुस्कुराया। अगर तुम्हारा दिल कहे कि तुम उदास हो तो उदास हो जाना, रो लेना, पर फिर उठ जाना। कल फिर सूरज निकलेगा और तुम्हें फिर से दौड़ना है। दोस्तों ने कॉफी शॉप से निकलकर शहर की रोशनियों में खो गए। सुमित का दिल अब भी भारी था, पर उसमें एक नई हल्की सी उम्मीद जगी थी। राघव की सलाह एक मरहम की तरह थी जो अभी अभी लगी थी। दर्द तो अब भी था, पर अब वो असहनीय नहीं लग रहा था। वो जानता था कि रास्ता लंबा है, पर कम से कम अब उसे चलने की एक दिशा तो मिल गई थी। बीते मौसम की महक अब भी थी, पर शायद अब वो उसे जहर की तरह नहीं, बल्कि एक कड़वी मीठी याद की तरह संभालना सीख जाएगा। ऑफिस की 13वीं मंजिल की बालकनी से पूरा शहर दिखता था। एक अनंत लगने वाली इमारतों का जंगल, जहां हर खिड़की एक अलग कहानी कहती थी। सुमित अक्सर दोपहर की चाय के वक्त यहां आ जाता, भीड़ से दूर, अपने ख्यालों के साथ।
राघव से बातचीत के बाद से वो कोशिश कर रहा था कि खुद को संभाले, पर ये एक लड़ाई थी जिसमें हार और जीत रोज रोज होती रहती थी। आज भी वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए खड़ा था। उसकी चाय की चुस्कियां ठंडी पड़ रही थीं और नज़रें शहर के उस कोने में टिकी थीं जहां से गांव की तरफ जाने वाली सड़क निकलती थी। तभी एक हल्की सी खुशबू ने उसका ध्यान भंग किया, एक ताज़े कटे हुए तरबूज जैसी मीठी और हल्की सी खुशबू। ये खुशबू उसकी सहकर्मी और दोस्त काव्या की थी। इतनी ठंडी चाय पीने का मज़ा ही क्या है, काव्या ने कहा और उसके हाथ से ठंडा कप लेकर एक नया गरम कप थमा दिया। लो, ताज़ी बनाई है, इलायची वाली, जैसी तुम्हें पसंद है। सुमित ने मुस्कुराने की कोशिश की। शुक्रिया काव्या, तुम्हें याद रहती हैं हर छोटी छोटी बात। काव्या उसके बगल में रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक चिंता थी जो महीनों से गहराती जा रही थी। वो सुमित को पिछले 2 साल से जानती थी, एक मेहनती, शांत, थोड़ा अंतर्मुखी लेकिन दिल से अच्छा इंसान। पर पिछले कुछ हफ्तों से वो और भी ज़्यादा अपने आप में सिमट गया था। उसकी हंसी गायब थी और आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे वो शब्दों में पिरो नहीं पा रही थी। तुम यहाँ अक्सर आने लगे हो, काव्या ने धीरे से कहा। लगता है इस बालकनी को तुम हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। सुमित ने चाय का घूंट लिया। यहाँ से दूर तक दिखता है और शोर कम है, या फिर यादें ज़्यादा ताज़ा होती हैं? काव्या ने सीधे दिल पर चोट करते हुए पूछा। सुमित ने उसे हैरानी से देखा। काव्या ने कोमल मुस्कान बिखेर दी। मैं तुम्हें 2 साल से जानती हूँ सुमित, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से वे और भी गहरी और भी उदास हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ शारीरिक रूप से खड़े हो पर तुम्हारा दिल कहीं और, किसी और जगह, किसी और समय में भटक रहा है। सुमित ने सिर झुका लिया। काव्या बहुत समझदार थी। उससे झूठ बोलना या बातें छिपाना बेईमानी था। शायद उसने बस इतना कहा। क्या तुम किसी को याद करते हो? काव्या ने झिझकते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी ईर्ष्या का स्वर था जिसे वो स्वयं भी महसूस कर रही थी। सुमित ने आंखें बंद कर ली। उसे वो लाल स्कार्फ याद आ गया जो उसके बैग में हमेशा मौजूद रहता था। हाँ, उसने कहा, पुरानी यादें हैं जो अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही हैं। काव्या ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि सुमित के दिल में कोई और बसी है। ये एहसास उसे एक अजीब सी चुभन देता था। फिर भी वो चाहती थी कि वो दर्द से मुक्त हो। चलो आज शाम मैं तुम्हें कहीं घुमा ली चलती हूँ, काव्या ने उत्साहित स्वर में कहा। शहर में एक नई किताबों की दुकान खुली है, बहुत प्यारी सी। या फिर हम वो नई फिल्म देख सकते हैं जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। सुमित ने मना करने के लिए होंठ खोले, पर काव्या ने बीच में ही टोक दिया। नहीं, मना मत करना। तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है सुमित। तुम्हें नए लोगों से मिलने की, नई जगहों पर जाने की ज़रूरत है। सुमित ने हाँ में सिर हिला दिया। शायद काव्या सही थी। शायद नए अनुभव ही उसके पुराने घाव भर सकते थे। उस शाम काव्या उसे उस नई बुक स्टोर पर ले गई। जगह वाकई खूबसूरत थी, शांत, साफ सुथरी, किताबों की खुशबू से भरी हुई। पर सुमित का मन नहीं लगा। हर किताब के कवर पर उसे कविता की याद आती थी जो उसे कहानियाँ सुनाने का वादा करती थी। हर कोने में उसे वो कैरी का पेड़ दिखता जहाँ वे बैठा करते थे। फिर वे एक कैफ़े में गए। काव्या उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहती थी। वे लोग जीवंत और मजाकिया थे। वे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। सुमित ने कोशिश की कि वो भी उनकी हंसी में शामिल हो, पर उसकी हंसी बनावटी लग रही थी। वो एक दीवार की तरह था जो सब कुछ देख रहा था पर उस पर कुछ अंकित नहीं हो रहा था। वापस लौटते समय कार में सन्नाटा छाया हुआ था। काव्या ने स्टीरियो चला दिया, पर एक पुराना गाना बजने लगा। एक ऐसा गाना जो शायद सुमित के अतीत का हिस्सा रहा हो। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। माफ़ करना, काव्या ने कहा। उसकी आवाज़ थकी हुई थी। किस बात की? सुमित ने पूछा। इस बात की कि मैं तुम्हें वहाँ ले गई, काव्या ने कहा। मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बस चाहती थी कि तुम खुश रहो। सुमित ने उसकी ओर देखा। चलती कार की रोशनी में उसका चेहरा कोमल और चिंतित लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि काव्या कितनी कोशिश कर रही थी। वो उसके दर्द को दूर करना चाहती थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि उस दर्द की जड़ कहाँ थी।
तुम्हारा शुक्रिया काव्या, सुमित ने ईमानदारी से कहा। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो और तुम सही हो, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, पर तुम्हारा दिल किसी और के पास रह गया है। काव्या ने पूरा किया। उसकी आवाज़ में अब ईर्ष्या नहीं बल्कि दुखद स्वीकृति थी। और जब तक तुम उसे वहां से वापस नहीं ले आते, तुम कहीं और रह नहीं पाओगे। सुमित ने हैरानी से उसे देखा। काव्या ने एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा मत देखो, मैं तुम्हें पढ़ सकती हूँ सुमित, और मैं उस लड़की से जलती भी हूँ जिसने तुम्हारा दिल ले लिया, चाहे वो कहीं भी हो, पर साथ ही मैं चाहती हूँ कि तुम उस दर्द से मुक्त हो जाओ। कार सुमित के फ्लैट के सामने रुकी। सुमित ने दरवाज़ा खोला, पर जाने से पहले वो रुका। काव्या, तुम एक अच्छी दोस्त हो, तुम्हारा साथ इस शहर में मेरे लिए एक तोहफा है। काव्या ने मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में एक अधूरापन था। जाओ सुमित और सोचो, शायद एक दिन तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है जो तुम्हारे दिल में इतनी गहराई से बसी हुई है कि तुम्हें यहाँ तक आने के बावजूद वहीं छोड़ाए हो। सुमित ने सिर हिलाया और कार से उतर गया। जब वो ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचा तो उसने बैग से वो लाल स्कार्फ निकाला। उसे काव्या की बातें याद आ रही थीं। वो सही थी। जब तक वो कविता के साथ बीते उन पलों से एक सार्थक विदाई नहीं ले लेता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता था। काव्या का साथ एक सहारा था, एक कोमल हाथ था जो उसे गिरने से बचा रहा था, पर उसे खुद ही उठना था और खुद ही चलना था। और इस सफ़र में उसे पहले अपने अतीत के साथ समझौता करना था, तभी वो भविष्य की ओर कदम बढ़ा पाएगा। बीते मौसम की महक अब भी उसे बांधे हुए थी और उसे यह तय करना था कि उसे एक सुखद याद के रूप में संजो कर रखे या फिर एक जंजीर की तरह तोड़कर आगे बढ़ जाए। राघव की सलाह और काव्या का साथ दोनों ने मिलकर सुमित के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। एक तरफ तो वो अपने अतीत के भारी बोझ से मुक्त होना चाहता था, पर दूसरी तरफ एक अनजान डर उसे वापस खींच रहा था। क्या सच में जानना जरूरी था कि कविता के साथ क्या हुआ? क्या एक और झटका सहन करने की ताकत अब भी उसमें बची थी? पर दादी का वो सुरमई डब्बा अब भी उसकी मेज पर था, एक अनसुलझे रहस्य की तरह उसे देख रहा था। एक शाम जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, सुमित ने फैसला किया कि वो डब्बे में रखी हर चीज़ को एक बार फिर से और गौर से देखेगा। शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो उसकी नज़रों से छूट गई हो। उसने डब्बा खोला और एक एक करके दादी के पत्रों को निकालकर पलटना शुरू किया। हर पन्ने को वो ध्यान से देखता, शायद दादी ने कोई संदेश छुपा रखा हो, पर सब कुछ वैसा ही था, प्यार, चिंता और एक अनकहा दर्द। थक हार कर उसने डब्बे को उल्टा करके हिलाया ताकि कोई भी चीज़ बची न रहे। तभी डब्बे के कोने से एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर निकलकर मेज़ पर गिरी। ये तस्वीर डब्बे की लाइनिंग और तली के बीच फंसी हुई थी, शायद इसीलिए पहले कभी नज़र नहीं आई। सुमित ने तस्वीर उठाई। ये काले सफ़ेद रंग की थी और किनारों से थोड़ी जली हुई सी लग रही थी। तस्वीर में दादी बैठी हुई थीं, उनके चेहरे पर वही ढलती हुई प्यार भरी मुस्कान। उनके एक तरफ लगभग 8 साल की कविता खड़ी थी। उसने दादी का हाथ पकड़ रखा था और सीधे कैमरे की ओर देख रही थी, जैसे कोई राज बता रही हो। और दादी के दूसरी तरफ कविता की माँ खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो इस तस्वीर को खिंचवाने के लिए राजी नहीं थीं। ये तस्वीर देखकर सुमित का दिल एकदम धड़कना भूल गया। ये वही कविता थी, वही मासूम चेहरा, वही आंखें जो उसे बरसों तक सताती रही थीं। पर आज इस तस्वीर में उसे कुछ और भी दिखाई दिया। कविता की माँ का हाव भाव, वो उदास और चिंतित लग रही थीं, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर हों। उसने तस्वीर को पलटा। पीछे दादी की हस्ताक्षर वाली लिखावट में लिखा था, मेरे सुमित की दुनिया की 2 सबसे अहम हस्तियां, मैं और उसकी छोटी सी दोस्त कविता, और उसकी माँ शकुंतला, जो शायद इस दोस्ती से खुश नहीं है। और फिर नीचे की तरफ एक और लाइन थी, जो शायद बाद में जोड़ी गई थी क्योंकि स्याही का रंग थोड़ा अलग था। लिखा था, अगर कभी तुझे कविता से जुड़ा कोई सवाल हो तो इस नंबर पर बात कर लेना, अनुज। अनुज? कविता का छोटा भाई? सुमित को याद आया, वो चंचल सा लड़का जो हमेशा उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। सुमित का हाथ कांपने लगा। ये एक सुराग था, एक ऐसा रास्ता जो सीधे उस सच्चाई की ओर जाता था जिससे वो इतने सालों से भाग रहा था। उसने अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां नंबर डालते हुए कांप रही थीं। वो क्या पूछेगा? क्या कविता अभी मुझे याद करती है? या उसने मुझे छोड़ क्यों दिया?
ये सवाल अब कितने बेमानी लग रहे थे, पर दादी ने ये नंबर इसलिए नहीं छोड़ा था कि सुमित हमेशा अंधेरे में भटकता रहे। उन्हें पता था कि एक दिन उनके चांद को इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। सुमित ने गहरी सांस ली। उसने वो नंबर डायल किया। एक एक रिंगटोन के साथ उसका दिल धड़कता जा रहा था। कितनी बार रिंगटोन हुई उसे याद नहीं। फिर अचानक दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो। एक पुरुष की आवाज थी, गंभीर और थोड़ी थकी हुई। सुमित का गला सूख गया। वो बोल नहीं पा रहा था। हेलो, सुनाई दे रहा है? आवाज फिर आई। सुमित ने अपना गला साफ किया। जी, मैं अनुज से बात कर रहा हूँ? जी हाँ, बोलिए। आप कौन हैं? मैं सुमित हूँ, सुमित प्रसाद, गांव से। सुमित ने हिचकिचाते हुए कहा। दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अनुज की आवाज आई, जिसमें हैरानी और एक अजीब सी घबराहट थी। सुमित भाई, सच्ची? तुमने कैसे? मुझे दादी के पुराने सामान में तुम्हारा नंबर मिला, सुमित ने जल्दी से कहा। माफ करना, अचानक डिस्टर्ब किया, बस कुछ पूछना था। अनुज ने गहरी सांस ली। पूछो सुमित भाई। तुम्हारा फोन आज बरसों बाद आया है। मैंने सोचा था कि तुमने सब भुला दिया होगा। भुलाना इतना आसान नहीं होता अनुज, सुमित ने कहा। उसकी आवाज में एक दर्द भरा एहसास था। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि कविता वो कैसी है? फिर से एक पल का सन्नाटा। अनुज शायद अपने शब्द संभाल रहा था। दीदी, वो ठीक है। उसकी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं, वो खुश है। ये सुन के सुमित के सीने में एक बार फिर वही पुराना छुरा घोंप दिया गया जो 20 साल बाद भी जख्मी था। खुश है, उसने बुदबुदाया। हाँ अनुज, पर सुमित भाई, तुम्हारा नाम सुनते ही उसकी आवाज में कंपी आ जाती है। वो तुम्हें कभी नहीं भूली। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। ये जवाब उसे चाहिए था या नहीं, वो खुद नहीं जानता था, पर अब वो जानता था कि वो अकेला नहीं था जिसने यादों को संजो कर रखा था। धन्यवाद अनुज, सुमित ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए। बस इतना ही जानना था। रुको सुमित नहीं, अनुज ने कहा, जैसे कोई फैसला कर लिया हो। सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। दीदी, वो तुम्हें मिलना चाहती हैं। एक बार, बस एक बार। सुमित की सांस थम सी गई। कविता उसे मिलना चाहती थी 20 साल बाद? क्यों? पर क्यों? सुमित ने हैरानी से पूछा। क्योंकि उसके पास भी तुम्हारे लिए एक सुराग है, एक ऐसा सुराग जो शायद तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। तस्वीर अब भी सुमित के हाथ में थी। दादी की मुस्कान, कविता की मासूम आंखें और उसकी मां की गंभीरता, सब कुछ एक पहेली के टुकड़े बन गए थे। और अब अनुज का फोन और कविता का निमंत्रण, ये पहेली और भी गहरी होती जा रही थी। उसने फोन कट किया और तस्वीर को मेज पर रख दिया। बारिश बाहर थम चुकी थी और चांद बादलों से निकलकर चमक रहा था। दादी का चांद आज एक नए मोड़ पर खड़ा था। एक तस्वीर का सुराग उसे एक नए सफर पर ले जा रहा था, एक ऐसे सफर पर जिसका अंत शायद एक सच्चाई थी, या शायद एक नई शुरुआत। अनुज के फोन ने सुमित की जिंदगी की रफ्तार को एकदम से थाम सा दिया था। वो कॉल खत्म हुई थी, पर उसकी गूंज अब भी कमरे में मौजूद थी, जैसे कोई भूत जो अदृश्य होकर भी मौजूद हो। सुमित अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसका हाथ अब भी फोन को कस कर पकड़े हुए था, मानो वो उसे हकीकत और सपने के बीच की खाई में गिरने से बचा रहा हो। दीदी, वो ठीक है, उसकी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं, वो खुश है। अनुज के ये शब्द एक बार फिर से उसके दिमाग में गूंजे। हर शब्द एक हथौड़े की तरह उसके दिल पर वार कर रहा था। शादी, बच्चे, खुश है, ये शब्द उस सपने के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे जिसे उसने 20 साल तक संजो कर रखा था। वो सपना जिसमें वह और कविता, उनका अपना एक घर, उनके बच्चे, सब कुछ धूल में मिल चुका था। पर फिर अनुज के आखिरी शब्द, दीदी को आज भी आपकी याद आती है, वो आपके गांव जाना चाहती थी, पर माँ ने मना कर दिया, किसी मजबूरी में। यह मजबूरी शब्द ही था जिसने सुमित के भीतर एक नया तूफान खड़ा कर दिया था। वो मजबूरी क्या थी? क्यों कविता की माँ ने उसे गांव आने से मना किया? क्या सच में उसकी माँ ही उनकी जुदाई का कारण थी? सुमित ने आंखें मूंदी। उसे याद आया वो तस्वीर जिसमें कविता की माँ शकुंतला आंटी का चेहरा इतना गंभीर और उदास था। दादी ने भी लिखा था,
शकुंतला, जो शायद इस दोस्ती से खुश नहीं है। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या वो जानती थी कि ये दोस्ती प्यार में बदल चुकी है? उसने फ़ोन दोबारा उठाया। उसकी उंगलियां अनजाने ही अनुज के नंबर पर जा रुकीं। वह जानना चाहता था, वो पूरी सच्चाई जानना चाहता था, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। फ़ोन की घंटी बजी। 1, 2, 3। सुमित का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आखिरकार फ़ोन उठा। हेलो सुमित भाई। हाँ अनुज, मैं ही हूँ, सुमित ने कहा, अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। माफ़ करना, फिर से डिस्टर्ब किया, पर तुमने एक बात कही थी, मजबूरी की। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मजबूरी क्या थी? दूसरी तरफ एक गहरी सांस की आवाज़ आई। अनुज शायद संघर्ष कर रहा था कि क्या बताए और क्या न बताए। सुमित भाई, ये बहुत पुरानी बात है, अब क्या फ़ायदा उस सब को खोदने का? फ़ायदा? सुमित की आवाज़ में एक हल्की सी गर्मी आ गई। अनुज, तुम नहीं समझोगे। 20 साल से मैं एक सवाल लेकर जी रहा हूँ। एक ऐसा सवाल जिसने मेरी हर खुशी, मेरे हर सपने को खोखला कर दिया है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों उसने मुझे बिना कुछ बताए छोड़ दिया? क्यों हमारे वादों को तोड़ दिया गया? अगर तुम जानते हो तो कृपया मुझे बता दो, मुझे इस अंधेरे से निकालो। एक लंबी खामोशी के बाद अनुज ने आखिरकार हाँ में सिर हिला दिया, मानो कोई फैसला ले लिया हो। ठीक है सुमित भाई, पर यह बात आसान नहीं है, और ये सिर्फ तुम्हारे और दीदी तक ही सीमित रहे, यही अच्छा होगा। वादा, सुमित ने फुसफुसाते हुए कहा। दरअसल उस वक्त पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। इलाज में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। हमारे पास ज़मीन जायदाद तो थी नहीं, बस माँ के हाथ का काम चल रहा था। तभी दीदी के लिए रिश्ता आया, शहर के एक अमीर परिवार से। सुमित की सांसें रुक सी गईं। उसे कुछ अनुमान होने लगा था। उस लड़के के पिता ने पापा के सारे इलाज का खर्चा उठाने का वादा किया, और दीदी की शादी के बाद मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने का भी। सुमित के मुंह से एक कराह निकल गई। ये सच्चाई उसकी कल्पना से भी ज्यादा कड़वी थी। कविता को बेच दिया गया था, उसके प्यार को, उसके सपनों को पैसे के बदले बेच दिया गया था। पर कविता, सुमित बोल नहीं पाया। दीदी ने बहुत विरोध किया सुमित भाई, अनुज ने जल्दी से कहा, मानो सुमित के दिल के टूटने की आवाज़ सुन ली हो। वो रोज़ रोती थी, वो तुमसे मिलना चाहती थी, सब कुछ बताना चाहती थी, पर माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा कि अगर उसने तुमसे एक भी बात की तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी। पापा की जान बचाने की जिम्मेदारी और मेरे भविष्य की, ये सब दीदी के कंधों पर था। अनुज की आवाज़ भरा गई। वो दिन, जिस दिन हम गांव छोड़कर जा रहे थे, दीदी ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें एक चिट्ठी देकर आएगी। वो तुम्हारे घर की तरफ भागी भी, पर माँ ने उसे रोक लिया और फिर उसने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। मैंने दीदी को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो तुम्हारे घर की तरफ देख रही थी, जब तक कि सब कुछ धुंधला नहीं हो गया। सुमित ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य तैर गया। एक छोटी लड़की जिसे ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी से निकाल कर ले जाया जा रहा हो, वो चिल्ला रही हो, रो रही हो, पर कोई सुनने वाला ना हो, और वो कैरी के पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतज़ार कर रहा हो। उसके बाद अनुज ने कहा, दीदी कभी हंसी नहीं, शादी के बाद भी नहीं, वो बस जी रही है अपने बच्चों के लिए। पर सुमित भाई, वो तुम्हारा वो लाल स्कार्फ आज भी संभाल कर रखती है, उसे एक डब्बे में छुपाकर। सुमित के हाथ से फ़ोन छूटकर गिरने ही वाला था। उसने खुद को संभाला। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। कविता ने उसे धोखा नहीं दिया था, उसे छोड़कर नहीं गई थी, उसे तो उसकी ज़िंदगी से ज़बरदस्ती उखाड़ कर ले जाया गया था, एक ऐसी मजबूरी में जिसके आगे उसकी एक नहीं चली थी। धन्यवाद अनुज, सुमित ने कहा। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं, एक गहरा दुख था। तुमने मुझे वो जवाब दे दिया जिसकी मुझे तलाश थी। सुमित भाई, दीदी तुमसे मिलना चाहती है, एक बार, बस एक बार, शायद इसी सच्चाई को तुम तक पहुंचाने के लिए, शायद खुद को माफ़ी दिलवाने के लिए। सुमित ने हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। कमरे में सन्नाटा था, पर अब वो सन्नाटा अलग था। ये एक सवाल के जवाब के बाद का सन्नाटा था, जो उसे एक नए सवाल की ओर ले जा रहा था। क्या वो कविता से मिले 20 साल बाद, एक ऐसी औरत से जो अब उसकी नहीं थी, जिसके अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियां थीं? उसने मेज़ पर पड़े उस लाल स्कार्फ को देखा। अब वो सिर्फ एक प्यार का तोहफा नहीं था, अब वो एक अनकही विदाई का प्रतीक था, एक अधूरे गीत की याद था, और एक ऐसी मजबूरी की कहानी थी जिसने दो दिलों को तोड़कर रख दिया था।
अनुज का फोन उसे एक मोड़ पर ले आया था। अब उसे तय करना था कि इस मोड़ से वो किस रास्ते पर जाएगा, भूलने की कोशिश करने वाले रास्ते पर या फिर एक बार फिर से मिलने वाले रास्ते पर, ताकि शायद बीते मौसम की उस महक को एक सार्थक विदाई दी जा सके। अनुज का फोन और उस सच्चाई ने सुमित को एक अजीब सी शांति दी थी। गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी दर्द भरी समझ थी। पर उस समझ में एक खालीपन था, एक ऐसा सवाल जो अब भी अनुत्तरित था। क्यों शकुंतला आंटी ने इतनी क्रूरता दिखाई? क्या सिर्फ पैसों के लिए एक लड़की के सारे सपने, उसका प्यार तोड़ देना जायज था? ये सवाल उसे बेचैन कर रहा था। राघव और काव्या की सलाह के बावजूद वो जानता था कि जब तक वो खुद शकुंतला आंटी के सामने नहीं खड़ा होगा, उसे पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी। एक रविवार की सुबह उसने तय किया, वो गांव जाएगा। शकुंतला आंटी अब भी वहीं रहती थीं, अब एक अकेली बुढ़िया के रूप में। गांव का रास्ता अब भी वही था, पर सुमित के लिए हर पेड़, हर मोड़ एक नई याद लेकर आ रहा था। वो कैरी का पेड़, वो तालाब, वो स्कूल का रास्ता, सब कुछ। पर आज उसकी नजरें सीधे उस छोटे से घर पर थी जहां कभी कविता रहा करती थी। घर का फाटक जर्जर हो चुका था, आंगन में उगे हुए पेड़ों ने जगह जगह से चट्टानें फोड़ दी थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने शकुंतला आंटी खड़ी थीं। समय ने उन पर अपनी सारी कठोरता उड़ेल दी थी। पीठ झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में वही पुरानी गंभीरता, पर अब उसमें एक थकान भी शामिल हो गई थी। कौन? उनकी आवाज़ कर्कश और कमज़ोर थी। मैं हूं आंटी, सुमित प्रसाद, सुमित ने आदर से कहा। शकुंतला आंटी की आंखें एक पल के लिए चौंधिया गईं, फिर उनमें एक डर सा दौड़ गया। वो पीछे हटने लगीं, मानो कोई भूत सामने आ गया हो। सुमित, तुम यहां क्यों आए? उन्होंने घबराई आवाज में पूछा। बस मिलने आया था आंटी, कुछ बातें करनी थी, सुमित ने कोमलता से कहा। एक क्षण का संघर्ष हुआ, फिर उन्होंने दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर आ जाओ। अंदर का कमरा अंधेरा और नम था। हवा में दवाइयों और पुरानेपन की गंध थी। सुमित ने एक टूटी फूटी चारपाई पर बैठने का इशारा किया, खुद एक स्टूल पर बैठ गए। लंबी खामोशी के बाद शकुंतला आंटी ने ही बात शुरू की। तुम्हें पता चल गया है ना कविता के बारे में सब कुछ? हाँ आंटी, अनुज ने बता दिया। एक और खामोशी। फिर अचानक शकुंतला आंटी की आंखों से आंसू बह निकले। ये कोई नाटक नहीं था, ये बरसों के दबे हुए दर्द का फूटना था। मैं जानती थी, उन्होंने रोते हुए कहा, एक दिन तुम आओगे इस सवाल के साथ, इसीलिए मैंने कभी इस घर को नहीं छोड़ा। मैं जानती थी कि मुझे अपने पाप का सामना करना होगा। सुमित चुप रहा। उसे लगा कि अब बोलने की बारी आंटी की है। हाँ सुमित, उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने ही कविता को तुमसे दूर किया। मैंने ही उसे जबरदस्ती उस शहर ले जाकर ब्याह दिया। मैं ही वो राक्षसीन हूं जिसने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर क्यों आंटी? सुमित ने विनम्रता से पूछा। सिर्फ पैसों के लिए? क्या कविता की खुशी उससे ज्यादा कीमती नहीं थी? पैसे? उन्होंने एक कड़वी हंसी हंसी। हाँ, पैसे तो जरूरी थे, मेरे पति की जान बचानी थी। पर सुमित, सच तो यह है कि पैसे सिर्फ एक बहाना थे। सुमित ने हैरानी से देखा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहे, उन्होंने सीधे कह दिया। तुम एक सपने देखने वाले लड़के थे। तुम्हारे पास जमीन जायदाद नहीं थी, पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास बस सपने थे। और कविता मेरी बेटी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो एक सपने देखने वाले लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करे, गरीबी में पिसते हुए, रोटी के लिए तरसते हुए। मैंने देखा था गरीबी को सुमित, मैंने झेला था संघर्ष। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी वो सब झेले। उनकी आवाज में एक माता का डर था, एक ऐसा डर जो प्यार से उपजा था पर नफरत जैसा दिखता था। मैं चाहती थी कि उसे सुख मिले, आराम मिले, एक ऐसा घर मिले जहां उसे रोटी के लिए नहीं लड़ना पड़े। और हाँ, मैं चाहती थी कि मेरा बेटा अनुज भी पढ़ लिख कर कुछ बने। और ये सब हो सकता था उस शादी से। पर क्या आपने कभी कविता से पूछा? सुमित का स्वर थोड़ा कठोर हो गया। क्या आपने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है? क्या उसकी खुशी का मतलब सिर्फ पैसा और आराम था, या फिर वो सुमित नाम के एक गरीब लड़के के साथ रहकर भी खुश रह सकती थी? शकुंतला आंटी ने सिर झुका लिया। नहीं, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने नहीं पूछा।
क्योंकि मुझे डर था कि वो गलत फैसला करेगी। मैं माँ थी और मैं जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है। और आज? सुमित ने पूछा। आज जब आप उसकी आंखों में उदासी देखती हैं तो क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आपने सही फैसला किया? एक लंबी खामोशी के बाद शकुंतला आंटी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में अब गर्व नहीं, बस एक गहरा पछतावा था। नहीं सुमित, उन्होंने कहा, और ये कबूल करने में उनका सारा अहंकार टूट गया। मैं हर रोज इसी सवाल से जूझती हूं। जब मैं उसे फोन पर बात करते सुनती हूं, उसकी आवाज में वो जिंदा दिली नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। वो बस जी रही है, और मैं जानती हूं कि ये मेरी ही देन है। मैंने उसकी जिंदगी से सपने छीन लिए और बदले में सिर्फ सुख सुविधाएं दे पाई। और आज मैं एक अकेली बुढ़िया हूं जिसे अपनी बेटी के आंसुओं का बोझ ढोना पड़ रहा है। सुमित का गुस्सा अब पूरी तरह से जाता रहा था। उसके सामने एक टूटी हुई माँ थी जो अपनी गलती स्वीकार कर रही थी। वो उसे और दोष नहीं दे सकता था। आंटी, उसने कोमलता से कहा, आपने जो किया शायद आपके हिसाब से सही था। एक माँ का डर मैं समझ सकता हूं, पर अब बीते को बदला नहीं जा सकता। तुम मुझे माफ कर सकते हो सुमित? शकुंतला आंटी ने आंसू भरी आंखों से पूछा। माफी, शायद ये शब्द भी इस सिचुएशन के लिए छोटा है आंटी। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं अब आपसे नफरत नहीं करता, मैं समझता हूं। उसने उठने का इशारा किया। जाते जाते उसने एक आखिरी सवाल पूछा। आंटी, एक बात बताइए, अगर उस दिन कविता मुझसे मिलकर चिट्ठी दे आती तो क्या आप सच में खुद को नुकसान पहुंचाती? शकुंतला आंटी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं बेटा, यह सिर्फ एक धमकी थी, एक मां की वो हथियार थी जिससे वो अपनी बेटी को नियंत्रित कर सकती थी। और आज मुझे उसका सबसे ज्यादा अफसोस है। सुमित ने सिर हिलाया और चल दिया। घर से बाहर निकलकर उसने गहरी सांस ली। हवा में अब भी वही पुरानी महक थी, पर आज उसे कोई कड़वाहट महसूस नहीं हुई। शकुंतला आंटी का राज अब उजागर हो चुका था। ये कोई शैतानी साजिश नहीं थी, ये एक डरी हुई मां का वो फैसला था जो उसने अपनी संतान की भलाई के लिए लिया था, चाहे वो कितना भी गलत क्यों न रहा हो। इस सच्चाई ने सुमित के दिल का एक बोझ हल्का कर दिया था। अब वो जानता था कि कविता ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। वो उससे उसी तरह बिछड़ी थी जैसे कोई फूल तूफान में अपनी डाली से बिछड़ जाता है, बेबस, मजबूर। और इस जानकारी ने उसे एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया था। अब वो क्या करे? क्या वो कविता से मिले या फिर इस सच्चाई को ही अंत मानकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए? बीते मौसम की महक अब भी थी, पर अब वो सिर्फ एक याद नहीं, एक सबक बन चुकी थी। एक सबक जो उसे जिंदगी की जटिलताओं, माँ के प्यार के अलग अलग रूपों और मजबूरियों के बारे में बता रही थी। और शायद इस सबक के साथ वो आखिरकार आगे बढ़ने का रास्ता तलाश पाएगा। मानसून की पहली भीगी भीगी शाम थी। शहर की सड़कें चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू तैर रही थी। सुमित अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देख रहा था। शकुंतला आंटी से मिलने के बाद उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, पर साथ ही एक खालीपन भी था, जैसे कोई लंबा युद्ध खत्म हुआ हो और अब बची हुई खामोशी में अगले कदम की आहट सुनाई दे रही हो। उसने अपना फोन उठाया और काव्या को मैसेज किया। क्या तुम कुछ देर के लिए आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काव्या का जवाब तुरंत आया, बिल्कुल, 15 मिनट में पहुंचती हूं। जब काव्या आई तो उसके बाल भीगे हुए थे और हाथ में चाय के 2 कप थे। लो, तुम्हारी पसंद की इलायची वाली चाय, उसने कहा, एक कोमल मुस्कान के साथ। सुमित ने चाय का कप लिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। काव्या ने यह देख लिया। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई, उसे अपनी बात शुरू करने का इंतजार करते हुए। काव्या, सुमित ने कहा। उसकी नजरें अब भी चाय के कप पर टिकी हुई थीं। तुमने कभी सोचा है कि मैं हमेशा से इतना खोया खोया सा क्यों रहता हूं? काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ सुमित, मैंने सोचा है, और मैं जानती हूं कि इसकी वजह कोई और है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल में अब भी बसा हुआ है। सुमित ने आंखें बंद कर लीं। उसने एक गहरी सांस ली,
जैसे अपने आप को तैयार कर रहा हो एक लंबे अंधेरे सफर के बारे में बताने के लिए। उसका नाम कविता है, उसने कहा, और ये नाम उसके मुंह से निकलते ही जैसे बांध टूट गया हो। और फिर शब्द एक एक करके बाहर निकलने लगे, धीरे धीरे, टूटे फूटे, पर लगातार। उसने कविता के साथ अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया, कैरी के पेड़ की छांव, दादी की कहानियां और वो लाल स्कार्फ। उसने अपनी किशोरावस्था के प्यार के बारे में बताया, तालाब का किनारा, पहली बारिश और हमेशा साथ रहने का वादा। उसने उस दर्द के बारे में बताया जब कविता बिना एक शब्द कहे चली गई और वो सन्नाटा जो उसके पीछे छूट गया। फिर उसने दादी के सुरमई डब्बे, उन पत्रों और तस्वीर के सुराग के बारे में बताया, अनुज के फोन और शकुंतला आंटी की मजबूरी की कहानी कही। हर एक घटना, हर एक भावना को उसने काव्या के सामने रख दिया, जैसे कोई अपना सारा सामान बिठा कर दिखा रहा हो। काव्या ने पूरी कहानी चुपचाप सुनी, कोई सवाल नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की, बस सुनी। और जब सुमित ने कविता के विवाह और बच्चों का जिक्र किया तो उसकी आंखों में एक झलक दर्द की दौड़ गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। और अब, सुमित ने कहा अपनी कहानी खत्म करते हुए, अब मैं जानता हूं कि वो मुझे भूली नहीं है, वो मुझसे मिलना चाहती है, और मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। कहानी खत्म हुई, कमरे में सन्नाटा छा गया, बारिश की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। काव्या ने अपनी चाय का आखिरी घोंट लिया और कप को मेज पर रख दिया। तुम्हें पता है सुमित, उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से कोमल और स्थिर थी। हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, कुछ टूट जाती हैं, कुछ का अंत इतना कड़वा होता है कि वो जीवन भर गले में अटका रह जाता है। तुम्हारी और कविता की कहानी, वो एक अधूरी कहानी है। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने सोचा था कि काव्या उसे भुलाने या आगे बढ़ने की सलाह देगी, पर काव्या ने कहा, एक गहरी समझदारी के साथ, पर एक कहानी का अंत अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि नई कहानी लिखी ही नहीं जा सकती। नई कहानी की शुरुआत तो हम कर सकते हैं। उसने सुमित की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नमी थी, पर एक मजबूती भी। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूं सुमित। इतने सालों तक एक सच्चाई को जाने बिना जीना, ये कोई आसान बात नहीं है। और अब जब तुम्हें पता चल गया है तो शायद तुम्हारे लिए आगे बढ़ना थोड़ा आसान होगा। पर कैसे काव्या? सुमित ने पूछा। उसकी आवाज में एक बच्चे जैसी लाचारी थी। वो महक, वो याद, वो सब कुछ अब भी ताज़ा है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। काव्या ने कहा, तुमने एक इंसान से इतना प्यार किया कि उसकी याद ने तुम्हें 20 साल तक संभाल कर रखा। ये कोई छोटी बात नहीं है सुमित। ये बताती है कि तुम कितने संवेदनशील और ईमानदार इंसान हो, और यही क्वालिटीज़ तुम्हें एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान बनाती हैं। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब किसी ने उसके दर्द को नकारने के बजाय उसे उसकी ताकत के रूप में देखा था। तुम्हें बुरा नहीं लगा? सुमित ने झिझकते हुए पूछा। मेरी जिंदगी में कोई और? काव्या मुस्कुराई। लगा सुमित, बिल्कुल लगा। कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसके करीब रहने वाले इंसान के दिल में कोई और बस्ती हो। पर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और एक दोस्त का फर्ज है कि वो तुम्हारे दर्द को समझे, ना कि उससे ईर्ष्या करे। उसने आगे बढ़कर सुमित का हाथ अपने हाथों में लिया। और हाँ, एक बात और, अगर कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी जगह बने तो मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगी, पर तब तक मैं तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सुमित ने काव्या के हाथ को दबाया। उसे एहसास हुआ कि उसने आज सिर्फ अपना दिल नहीं खोला था, बल्कि उसने एक ऐसी दोस्ती पाली थी जो उसके दर्द को समझती थी, उसे स्वीकार करती थी। शुक्रिया काव्या, उसने कहा। उसकी आवाज़ भावुक हो गई। तुम्हें ये सब सुनकर भी तुम यहाँ हो। तुम्हारा साथ, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। और रही बात कविता से मिलने की, तो ये तुम्हारा फैसला है सुमित। पर याद रखना, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। उस रात जब काव्या चली गई तो सुमित अपने आप से मुस्कुराया। उसका दिल हल्का हो गया था। उसने महसूस किया कि काव्या ने न सिर्फ उसकी बात सुनी, बल्कि उसे समझा भी था, और इस समझ ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। उम्मीद कि चाहे बीते मौसम की महक कितनी भी तीव्र क्यों न हो, नए मौसम में भी खुशबू आ सकती है।
बस उसे स्वीकार करने का साहस चाहिए। सुमित ने फैसला कर लिया था। काव्या से बात करने और अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद उसे एहसास हुआ कि एक चीज अब भी अधूरी थी, एक औपचारिक विदाई। वो विदाई जो 20 साल पहले नहीं हो पाई थी। वो कविता से मिलने नहीं जाएगा, नहीं फोन पर, नहीं सामने से, क्योंकि अब वो जानता था कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही खूबसूरत रहते हैं और उन्हें वहीं दफन कर देना चाहिए। एक सुबह वो फिर से अपने गांव की ओर चल पड़ा। इस बार नए सामान लेकर नहीं, बल्कि पुराने बोझ को उतार फेंकने के इरादे से। गाड़ी से उतरकर वो सीधे उसी कैरी के पेड़ की ओर बढ़ा, जो अब भी वैसा ही मजबूत और हरा भरा था, मानो समय ने उसे छुआ तक नहीं था। पेड़ के नीचे की जगह अब भी वैसी ही थी। धूप छनकर आती थी और हवा में पत्तों की सरसराहट थी। सुमित ने पेड़ के तने को हाथ लगाया, जैसे कोई पुराने दोस्त का अभिवादन कर रहा हो। उसे याद आया कैसे वो और कविता इसी जगह बैठकर सपने बुनते थे, कैसे उसने उसे पढ़ना सिखाया था, कैसे उसने उसे वो लाल स्कार्फ दिया था। पर आज वो यादों में खोकर नहीं रहना चाहता था। आज वो उन यादों को एक इज्जतदार विदाई देना चाहता था। उसने अपने बैग से एक कापी और एक कलम निकाली, सफेद कागज जिस पर वो अपने दिल के सारे शब्द उड़ेलना चाहता था। उसने लिखना शुरू किया। तुम्हें यह चिट्ठी मिलेगी शायद कभी नहीं, और शायद यही अच्छा है, पर मुझे यह लिखना जरूरी लगा। 20 साल बाद भी तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं, जैसे कल की ही बात हो। वो लाल स्कार्फ जो तुमने मुझे दिया था, वो आज भी मेरे पास है। उसकी महक ने मुझे तुम्हारे और अपने बचपन की याद दिलाई, चमेली के फूल और दादी के अचार की खुशबू। कविता, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह पर रही हो। तुम्हारे बिना ये साल बीते, पर तुम्हारी याद ने हमेशा मेरा साथ दिया। पर अब मैं जानता हूं कि जीवन आगे बढ़ता है। तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है, एक परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां, और मुझे भी आगे बढ़ना है। इसलिए आज मैं तुम्हें और अपने आप को माफ करता हूं। माफ करता हूं उस दर्द के लिए जो हम दोनों ने झेला, उन सपनों के लिए जो पूरे नहीं हुए, और उन यादों के लिए जिन्होंने हमें बंधक बना रखा था। तुम्हें याद करना बंद नहीं करूंगा, पर अब तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं चलूंगा। तुम्हें यहीं इसी पेड़ के नीचे हमारी यादों के साथ छोड़ जा रहा हूं। ये मेरी तरफ से एक अलविदा है, एक सुंदर, दर्द भरी पर जरूरी अलविदा। तुम्हारा सुमित। लिखते लिखते सुमित की आंखों से आंसू टपकने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि मुक्ति के थे। उसने चिट्ठी को ध्यान से मोड़ा और उसे एक सुरमई डब्बे में रख दिया, दादी के डब्बे की तरह ही। फिर उसने पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदते समय उसकी उंगलियों ने मिट्टी की ठंडक और नमी को महसूस किया। ये मिट्टी उसके बचपन की थी, उसके प्यार की थी, और अब उसके विदाई की भी होने वाली थी। उसने डब्बे को गड्ढे में रखा और उसे मिट्टी से ढक दिया। जैसे ही आखिरी मुट्ठी मिट्टी डब्बे पर गिरी, सुमित ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने अपने अतीत को एक इज्जतदार दफन दिया हो। वो यादें अब भी थीं, पर अब वे उसे बांधती नहीं थीं। वे अब एक सुखद स्मृति थीं, न कि एक खुला जख्म। वो पेड़ के नीचे कुछ देर और बैठा रहा। हवा के झोंकों ने पत्तों को हिलाया, मानो प्रकृति उसके फैसले को सलाम कर रही हो। उसे कविता की वो बात याद आ गई जब उसने कहा था, मुझे पहली बारिश बहुत पसंद है। लगता है जैसे धरती नहा रही हो और सब कुछ नया हो जाएगा। और आज सुमित को लगा कि उसकी जिंदगी में भी एक पहली बारिश होने वाली है, एक बारिश जो पुराने दाग धो देगी और नई शुरुआत का रास्ता साफ कर देगी। उठते समय उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और उसे अपने बटुए में रख लिया, एक निशानी के तौर पर। फिर वो वहां से चल दिया, बिना पीछे मुड़कर देखे। जाते जाते उसने महसूस किया कि बीते मौसम की महक अब भी हवा में थी, पर अब वो उसे बेचैन नहीं कर रही थी। वो अब एक प्यारी याद थी, जिसे उसने अपने दिल के एक कोने में सुरक्षित रख दिया था। और इस याद के साथ वो एक नए मौसम की तरफ बढ़ने को तैयार था, एक ऐसा मौसम जो पूरी तरह से उसका अपना होगा। 1 साल बीत चुका था। बसंत का मौसम था। हवा में खिले हुए गुलमोहर और गुलाब की महक तैर रही थी। शहर के एक शांत इलाके में एक छोटी सी पर सुंदर लाइब्रेरी के ऊपर के फ्लैट की बालकनी में सुमित खड़ा था। ये लाइब्रेरी उसका सपना था, जो आखिरकार पूरा हुआ था।
किताबों का आंगन नाम से जानी जाने वाली ये जगह बच्चों की किलकारी और किताबों के पन्नों की खुशबू से भरी रहती थी। आज लाइब्रेरी का उद्घाटन था। दोस्त, रिश्तेदार और किताबों के शौकीन लोग आए हुए थे। हलचल खत्म होने के बाद सुमित बालकनी में आकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर नई नई लगाए गए मोगरा और गुलाब के पौधे खिले हुए थे। उनकी ताज़ी मीठी खुशबू हवा में घुल रही थी। तभी पीछे से काव्या आई। उसके हाथ में 2 चाय के कप थे। लो मालिक, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज की पहली चाय। सुमित ने चाय का कप लिया और काव्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ की गर्माहट ने उसे एक सुकून दिया, एक ऐसा सुकून जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। शुक्रिया काव्या, उसने कहा, आज ये सब तुम्हारे बिना संभव नहीं था। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है सुमित, काव्या ने कहा। उसकी आंखों में गर्व था। तुमने अपने सपने को सच किया। सुमित ने बालकनी की रेलिंग पर झुककर नीचे लगे फूलों को देखा। उसे याद आया कि 1 साल पहले तक उसके जीवन में सिर्फ एक ही महक थी, बीते मौसम की महक। वो चमेली और अचार की महक, जो उसे हमेशा एक खोए हुए प्यार और टूटे हुए सपनों की याद दिलाती थी। पर आज हवा में एक नई महक थी, ताज़े फूलों की महक, जिंदगी की महक, आगे बढ़ने की महक। सोच रहा हूं, 1 साल पहले आज ही के दिन मैंने कैरी के पेड़ के नीचे वो चिट्ठी दफनाई थी। और आज, काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तुमने एक नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। जीवन कितना अद्भुत है ना, ये हमें गिराता भी है और उठाता भी है। सुमित मुस्कुराया। उसे लगा कि काव्या ने सही कहा था। जीवन एक किताब की तरह है। बीते मौसम की महक उस किताब का एक पन्ना था, एक दर्द भरा पर बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना था। पर वो किताब अभी खत्म नहीं हुई थी। उसमें अभी न जाने कितने पन्ने और भरने बाकी थे। उसने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो स्नेह और विश्वास था जो धीरे धीरे उसके दिल में एक नए रिश्ते की नींव रख रहा था। ये रिश्ता जुनूनी प्यार जैसा तीव्र नहीं था, बल्कि एक स्थिर, गहरी दोस्ती और समझ पर आधारित था। ऐसा रिश्ता जो टूटता नहीं, बल्कि समय के साथ और मजबूत होता है। पता है काव्या, सुमित ने कहा, आज पहली बार उस पुरानी महक ने मुझे दुखी नहीं किया। आज वो सिर्फ एक याद बन के रह गई है, एक सुखद याद। क्योंकि तुमने उसे अपने दिल से निकालकर अपनी यादों में उचित स्थान दे दिया है, काव्या ने समझाया। अब वो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। हवा का एक झोंका आया और मोगरा की महक ने उन्हें और भी तरोताज़ा कर दिया। सुमित ने आंखें बंद करके उस महक को महसूस किया। ये नए मौसम की बहार थी, एक ऐसा मौसम जहां दर्द नहीं, सुकून था, उदासी नहीं, उम्मीद थी, और अतीत का बोझ नहीं, भविष्य के सपने थे। उसने काव्या का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ एक पुराने प्यार के गम तक सीमित नहीं है। ये नए रिश्तों, नए सपनों और नई शुरुआतों से भी भरी पड़ी है। चलो, सुमित ने कहा, नीचे बच्चे हमारी कहानी सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तुम उन्हें कौन सी कहानी सुनाओगे? काव्या ने पूछा। सुमित मुस्कुराया। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है और प्यार भी, जुदाई भी है और मिलन भी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हर बीता हुआ मौसम, चाहे वो कितना भी सुहावना क्यों ना रहा हो, बीत जाता है और फिर एक नया मौसम आता है जिसकी अपनी एक नई बहार होती है। दोनों नीचे उतर गए। सुमित ने बच्चों के घेरे न बैठकर कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज़ में एक नया आत्मविश्वास और सुकून था। बाहर हवा में नए फूलों की महक फैल रही थी। बीते मौसम की महक अब सिर्फ एक याद थी, एक अनमोल, दर्द भरी पर सुखद याद, और नए मौसम की बहार ने उसकी जगह ले ली थी। सुमित जानता था कि अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, अपनी इस नई जिंदगी के साथ, अपने नए सपनों के साथ और अपनी इस नई महक के साथ। ये कहानी सुमित नाम के एक संवेदनशील युवक की भावनात्मक यात्रा है, जो अपने बीते हुए प्यार और बचपन की यादों में खोया रहता है। एक दिन उसे अपने पुराने घर से एक लाल स्कार्फ मिलता है, जो उसकी बचपन की साथी और पहली मोहब्बत कविता का तोहफा था। इस स्कार्फ की महक उसे अतीत की यादों में खींच लेती है। सुमित को दादी के पुराने पत्रों और तस्वीरों से पता चलता है कि कविता को उसकी मां ने मजबूरी में शहर भेज दिया था और उसकी शादी किसी अमीर परिवार में कर दी गई थी। इस सच्चाई को जानने के बाद सुमित को गुस्सा और दुख होता है, पर वो धीरे धीरे समझता है कि जिंदगी आगे बढ़ती है। अपने दोस्त राघव
और सहकर्मी काव्या के सहारे सुमित अपने दर्द को समझना और स्वीकारना सीखता है। वो कविता को एक भावनात्मक चिट्ठी लिखकर और उसे अपने गांव में दफनाकर अतीत के साथ शांति बनाता है। कहानी का अंत आशावादी है। सुमित एक नई लाइब्रेरी खोलता है और काव्या के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करता है। वो समझता है कि बीते मौसम की महक एक सुखद याद बनकर रह गई है और अब नए मौसम की बहार का स्वागत करने का समय आ गया है। अतीत की यादें हमेशा साथ रहती हैं, पर उन्हें वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। माफ करना और आगे बढ़ना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग होती है। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है।